जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ, जीएस विद धर्म पे। दोस्तों अब तक हम लोग मेरे भाई पॉलिटी सेक्शन में अगर बात करें तो हम लूफेंट पे दोस्तों लगभग आपका दोस्तों भाग 4A मतलब कि भाग 4A का दोस्तों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फंडामेंटल ड्यूटी दोस्तों, जिसमें हम लोग बात किए थे अनुच्छेद 51A में दोस्तों आपका बात किए थे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। बहुत ही व्याख्यात्मक तरीके से हर एक दोस्तों पार्ट को आपको पढ़ाए हैं। और आज दोस्तों शुरू करने वाले हम लोग भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग दोस्तों भाग 5 दोस्तों पढ़ने वाले हैं, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग संघ के बारे में। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? संघ के बारे में। और ये संघ जो है मेरे भाई, ये शुरू होता है कहाँ से? तो ये आर्टिकल दोस्तों आपका 52 से शुरू होगा और चलेगा दोस्तों 151 तक। दोस्तों कुल मिलाकर के इसमें हम लोग क्या करेंगे, 99 दोस्तों आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसको हम 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। मतलब कि जो संघ है दोस्तों क्या करेंगे, 3 भाग में। पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में, मतलब संघ के दोस्तों आपका कार्यपालिका है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे संघ की जो विधायिका है, मतलब कि संघ के दोस्तों हम लोग विधायिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में दोस्तों पढ़ेंगे क्या, तो दोस्तों संघ की न्यायपालिका के बारे में, मतलब कि इसमें पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अगर बात कर ले दोस्तों कहाँ से कहाँ आर्टिकल, दोस्तों ये आर्टिकल चलेगा आपका कार्यपालिका कहाँ से, तो दोस्तों शुरू होगा आपका 52 से और चलेगा मेरे भैया 78 तक, ठीक है। विधायिका के बारे में बात कर ले तो 79 से लेकर मेरे भाई आपका ये चलेगा 123 मतलब कि 123 तक। वहीं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें दोस्तों तो 124 से मतलब 124 से लेकर के 147 तक पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, कैग के बारे में दोस्तों जानेंगे, जो आपका 41 से 48 से मेरा आपका 51 तक है। इस तरह से क्या करेंगे, कंप्लीट मेरे भाई करेंगे। और हर एक सेक्शन के हर एक पॉइंट को दोस्तों, हर एक लाइन को दोस्तों समझाते चलेंगे। कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई नहीं होगी आपको। कहीं भी आपको डाउट मेरे भाई निस्संदेह हमें क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मेरे भाई, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से पर्सनली मैसेज कीजिएगा कि हाँ सर ये हमें पॉइंट समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और अच्छे से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और जो भाई बंधु चैनल में पहली बार उनको बता देना चाहते हैं कि मात्र 3 किताब से दोस्तों यहाँ पर आपके बिहार सरकार की तैयारी करवा रहे हैं। और बहुत अच्छे तरीके से आपको तौर तरीका बदल करके आपकी मानसिकता को चेंज करके दोस्तों आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल तरीके से यहाँ मत सोचिए जो आपको लूफेंट में दिया है लूफेंट पढ़ा रहे हैं, तो लूफेंट में दिया सर उसी को पढ़ा रहे हैं, नहीं। आप क्लास करके देखिए, पहले वाली भी क्लास जो दिए हुए जाकर देखिए वहाँ पर क्या है तरीका लूफेंट पढ़ने का। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। 3 किताबें पहले बता देते हैं। ये लूसेंट दोस्तों आपका, रोटेरिया दोस्तों बिहार तथ्य संग्रह और स्पीडी करंट अफेयर, तीनों का दोस्तों क्लासेस चल रहा है, जाके देख सकते हैं। तीनों का तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर संघ की कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका। तो कार्यपालिका क्या होता है, तो कार्यपालिका का मतलब होता है जो सरकार के लिए काम करता है। सरकार के लिए क्या हमारा कर रहा है मेरा भाई, काम कर रहा है, ठीक है। काम कर रहा है मतलब कौन आएगा सर इसमें, तो इसमें आपके आ जाएंगे प्रेसिडेंट, क्या आ जाएगा मतलब कि आपके राष्ट्रपति, ठीक है। दोस्तों इसमें आ जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे। उसके बाद बात करें उसमें आ जाएंगे पीएम, आपके कौन आ जाएंगे, पीएम, ठीक है। और पीएम का जो दोस्तों क्या है, मंत्री परिषद है, इनमें जो इनकी जो मिनिस्ट्री है दोस्तों भी इसमें आपकी आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपका जो एजी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दोस्तों ये भी क्या आ जाएगा आपका कार्यपालिका में दोस्तों आपका आएगा। तो याद रखिएगा कार्यपालिका में कौन कौन आएंगे। कभी कभी एग्जाम में दोस्तों आपसे प्रश्न पूछता है कि कौन इसमें से कार्यपालिका नहीं है, कौन कार्यपालिका नहीं है। याद रखिएगा कार्यपालिका मतलब जो विधायिका दोस्तों जो कानून बनाती है, ठीक है, उस कानून को दोस्तों क्या करता है, लागू करने का दोस्तों काम करता है। विधायिका सर कौन होता है, तो विधायिका में दोस्तों बताएं आपको कौन, एक बार देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। विधायिका में कौन आएगा, तो विधायिका में दोस्तों आपकी संसद आई, कौन आएगी मेरा आपका, संसद आ जाएगी विधायिका में, ठीक है। विधायिका कौन आएगा आपका है संसद, जो आपका 79 से लेकर मेरे भाई 123 तक है। इसका दोस्तों क्या है उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में, ठीक है। जो कानून बनाने का काम करते हैं हमारे संविधान में या दोस्तों हमारे देश में क्या करती है, कानून दोस्तों कौन बनाती है, तो संसद ही दोस्तों क्या करती है, बनाती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है न्यायपालिका, आपका न्यायपालिका बताएं आपका मतलब कि 124 से लेकर 140 से मतलब दोस्तों क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो न्यायपालिका है, जो कानून दोस्तों आपका बनाई कौन, विधायिका, उस कानून को दोस्तों क्या करती है, निरीक्षण करती है, मतलब जांच करती है कि ये कानून संवैधानिक है कि नहीं मेरे भाई। तो इतनी सारी बातें बताएं, उसको याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं जो पॉइंट दिया है पहला। देखिए पहला पॉइंट दिया है कि भारतीय संविधान का भाग 5 क्या है, भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक जो है उस संघ की कार्यपालिका के बारे में बता। संघ की कार्यपालिका तो संघ मतलब कि जो सरकार के लिए काम दोस्तों कर रहा है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है मेरे भाई क्या राष्ट्रपति में नहीं थे। मतलब कि अगर कार्यपालिका में सबसे जो हेड है मेरे भाई कौन है आपका है, तो वो राष्ट्रपति है, लेकिन ये नाम मात्र का है। ये आर्टिकल 53 में कहा गया है, ठीक है। याद रखिएगा अगर पूछे आपसे कि कार्यपालिका शक्ति किसमें नहीं होती है, तो राष्ट्रपति में होती है। लेकिन वास्तविक अगर शब्द लगा देगा ना तो वो प्रधानमंत्री में जो अगले आगे आपको पॉइंट दिया हुआ है, तो 53 जो आर्टिकल कहता है मेरे भाई वो क्या कहता है, तो 53 आर्टिकल कहता है जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें है दोस्तों समाया हुआ, तो वो राष्ट्रपति जी में समाया हुआ है, ठीक है।
आगे देखिए लिखता है क्या, आगे बता रहा है कि भारतीय संसद व्यवस्था, हमारे भारत में जो संसदीय व्यवस्था मेरा है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, इसको हम लोग अपनाए हैं। क्योंकि मंत्री परिषद, जो मंत्री परिषद है मेरे भाई, वो लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। क्योंकि पता है कि आपको लोकसभा चुनाव होता है तो मंत्रिमंडल जो बनता है वो क्या लोकसभा से ही दोस्तों बनता है, ठीक है। और इसी के दोस्तों क्या होते हैं, प्रधानमंत्री जी भी बनते हैं चुनाव के बाद, जो बहुमत दल का नेता होता है मेरे भाई, ठीक है। आगे लिखा है कि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति मतलब उसमें होती है। नाम मात्र क्या है, कार्यपालिका है, मतलब कि ये नॉमिनेटेड मतलब क्या है, नॉमिनल हेड है, क्या दोस्तों आपके नॉमिनल हेड है राष्ट्रपति। लेकिन जो वास्तविक शक्ति है मेरे भाई वो क्या है, प्रधानमंत्री और इनके मंत्री परिषद जो है मंत्रिमंडल दोस्तों इनका, इसमें क्या है वास्तविक दोस्तों रियल जो हेड है आपका वो कौन है, पीएम है, याद रखिएगा। वास्तविक शब्द लग जाएगा ना, वास्तविक, तो आपका दोस्तों आंसर चेंज हो जाएगा। कार्यपालिका का प्रधान बोले कि वास्तविक कौन है, तो पीएम। और सिर्फ दोस्तों कार्यपालिका प्रधान बोलते हैं मेरे भाई तो कौन होगा आपका, आपके दोस्तों राष्ट्रपति, जो आर्टिकल का दोस्तों 53 में कहा गया है, ठीक है। सभी आर्टिकल को हम लास्ट में रिकॉल कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, अभी खाली सुनते चलिएगा। आगे देखिए बात करता है अब राष्ट्रपति के बारे में, जैसे आर्टिकल 52, तो आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब राष्ट्रपति के पद के बारे में उससे बात करता है। राष्ट्रपति के क्या है, पद के बारे में बात किया है कि भारत का क्या होगा, मेरा का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है कि राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं। अब बात आता है कि सर ये संवैधानिक प्रधान क्या होता है, थोड़ा सा इसको हमें समझा दीजिए कि संवैधानिक प्रधान क्या होता है। संवैधानिक प्रधान समझिए कि जो राष्ट्रपति होते हैं मेरा क्या होता है, देश के प्रधान, संवैधानिक प्रधान कहते हैं इसलिए क्योंकि उनके पास मतलब जो शक्तियां हमारे संविधान द्वारा दी गई है, क्या होता है सभी चीज उन्हीं में क्या होता है निहित होता है। कहने का मतलब कि शक्तियों का प्रयोग ये क्या करते हैं, ये अपनी इच्छा अनुसार या तो मंत्री परिषद की सलाह से ये करते हैं। ये संविधान में दोस्तों क्या किया गया है, ये दोस्तों बातें बताई गई, जैसा कि यहाँ पर आपको बताएं। यहाँ पर संवैधानिक प्रधान कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर जो बातें दी गई है, जैसे कि कार्यपालिका के दोस्तों प्रधान कौन होता है आपका, दोस्तों राष्ट्रपति होता है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है। लेकिन क्या है मेरे भाई, वो जो है सारी जो कार्यपालिका शक्ति है मेरा भाई क्या होता है, इन्हीं के नाम से होता है। भले ही क्या है ये नाम मात्र के है, लेकिन जितने भी जो काम होगा मेरे भाई, या कानून को लागू करना हो, अधिकारियों की नियुक्ति करना है मेरे भाई, सब कौन करेंगे, तो सब दोस्तों आपके राष्ट्रपति जी ही करेंगे। इन्हें इसलिए इन्होंने कहा था मेरे भाई क्या, संविधान का दोस्तों क्या कहता है, संवैधानिक प्रधान दोस्तों कहा था, देश का संवैधानिक प्रधान। आगे लिखा है कि इन्होंने दोस्तों देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। क्या दोस्तों देखिए अगला पॉइंट लिखा है कि राष्ट्रपति को भारत का दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, प्रथम नागरिक कहते हैं। अब यहाँ पर सर क्यों कहते हैं इनको, तो राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहने के पीछे दोस्तों रीजन समझे सिंपल सा, कि राष्ट्रपति भारत का सबसे ऊंचा पद है। जो राष्ट्रपति का पद है मेरे भाई क्या सबसे ऊंचा पद है, और संविधान के अनुसार मेरे भाई क्या सभी शक्तियां इन्हीं में क्या है, इन्हीं के नाम, मतलब कि इन्हीं में समाई हुई है दोस्तों, और इन्हीं के नाम से दोस्तों होती है। कोई भी काम होगा दोस्तों हमारे देश में तो राष्ट्रपति के नाम से दोस्तों होता है। इसलिए दोस्तों उन्हें देश का नंबर 1 दोस्तों आदमी दोस्तों माना जाता है, मतलब कि नागरिक दोस्तों माना जाता है। इसको थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि पूरा देश का दोस्तों जो प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्तों आपके राष्ट्रपति जी ही करते हैं। राष्ट्रीय दोस्तों ये आपका अंतर्राष्ट्रीय पहचान जो होता है मेरा भाई वो राष्ट्रपति से ही होता है। मान लीजिए आपके प्रधानमंत्री मोदी जी दोस्तों अलग दूसरे देश में गए तो वहां पर दोस्तों कोई ट्रीटी करते हैं, संधि करते हैं दोस्तों, तो किसके नाम से करेंगे, तो राष्ट्रपति जी के नाम से ही दोस्तों होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा है राष्ट्रपति के पद की योग्यता के बारे में। क्या दोस्तों, पद की योग्यता कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है मेरे भाई तो आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो पहला है कि संविधान के अनुच्छेद 58 में दोस्तों ये बातें कही गई है। अगर पूछिए आपसे, देख क्रम से नहीं दिया, क्रम से हम कल लास्ट में फजा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों जो प्रावधान दिया गया दोस्तों आपका 58 में दिया गया अनुच्छेद, ठीक है। ये कहता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब कि आप भारत के सबसे पहले नागरिक हो रहिएगा मेरे भाई, तब आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। कोई दोस्तों विदेशी अमेरिका का या दोस्तों कोई कंट्री अदर कंट्री या कोई व्यक्ति आकर के कहेगा कि हम राष्ट्रपति बनेंगे, दोस्तों ये योग्य नहीं है। 35 वर्ष की दोस्तों आयु आपकी पूरी होनी चाहिए, मतलब कि 35 वर्ष की दोस्तों आयु आपका होगा, ये दूसरा दोस्तों क्राइटेरिया आपका है। तीसरा है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होने चाहिए, मतलब कि आप लोकसभा के सदस्य नहीं होने हैं। क्या है, लोकसभा के आप सदस्य दोस्तों नहीं होना आपको, ठीक है ना, बस योग्यता आपके अंदर होना चाहिए, किसके लिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए, ठीक है। ये याद रखिएगा, लोकसभा उपराष्ट्रपति का तो राज्यसभा दोस्तों, अभी क्या हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में, लोकसभा। आगे लिखा है कि चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो, मतलब चुनाव के समय लाभ का पद मतलब कि कोई भी आपको सरकारी नौकरी में दोस्तों नहीं रहना है। कोई भी क्या है मेरा भाई आपका सरकारी नौकरी में अगर है तो क्या है दोस्तों, लाभ का पद है। क्या मेरा आपका वो लाभ का पद है, तो इस पे दोस्तों आपको नहीं रहना है। अगर राष्ट्रपति बनना है, आप सोच रहे हैं कि हम सरकारी जॉब में भी रहें और राष्ट्रपति बने दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों क्या सही नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, भले ही आप क्यों ना चपरासी ही क्यों ना हो मेरे भाई, वो भी क्या है दोस्तों लाभ का पद है, क्योंकि गवर्नमेंट दोस्तों क्या आपका है जॉब है मेरे भाई, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है दोस्तों आपका लाभ का पद, तो ये लाभ का पद दोस्तों क्या करना आपको हासिल मेरे भाई नहीं करना, वो छोड़ना है। ये चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है
अगर बोले कि लाभ का पद किस मतलब कौन सा आर्टिकल में उसका उल्लेख किया गया है, तो पहले उसको प्रभावित नहीं किया है, तो लाभ का पद कौन होगा। बाद में उसको क्या किया गया है, तो संसद द्वारा उसको प्रभावित किया गया है, और आर्टिकल 102 में दोस्तों, अनुच्छेद 102 में उसको लाभ के पद के बारे में दोस्तों बताया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगला है आपका कि यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्री परिषद का सदस्य हो, तो वह लाभ का पद दोस्तों नहीं माना जाएगा। दोस्तों ये आपका आर्टिकल 102 में दोस्तों कहा गया है। ठीक है, अगर आप कोई सरकारी जॉब में है तो वो लाभ का पद है, लेकिन अगर आप राष्ट्रपति पहले से ही हैं, उपराष्ट्रपति के पद पर है दोस्तों, या आपका कोई कोई भी मंत्रिमंडल दोस्तों आपको मिला हुआ है, तो वो लाभ का पद दोस्तों नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप हैं दोस्तों और आपको चुनाव दोस्तों लड़ना है, तो आपको दोस्तों ये पद त्यागना पड़ेगा। मान लीजिए उपराष्ट्रपति हैं तो आपको दोस्तों छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे लिखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, अब देखिए आर्टिकल 54, 52 में हम समझ गए सर कि आप पद के बारे में बताएं, 53 बताएं कार्यपालिका शक्ति निहित किसमें होती है, राष्ट्रपति में होती है। अब उसका निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का दोस्तों जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन दोस्तों पार्टिसिपेट करेंगे उसके बारे में बताया गया है। देखिए लिखा है यहाँ पर कि इसमें राज्यसभा, लोकसभा मतलब संसद का दोनों हो गया, दो सदन आपका, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित, ये वर्ड को पकड़िएगा, ये जो शब्द लिखा है निर्वाचित, मतलब जो चुन करके व्यक्ति मेरे पास आते हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, राष्ट्रपति में। कोई भी दोस्तों मनोनीत सदस्य नहीं करेगा, कोई भी मनोनीत मेरे भाई सदस्य क्या होगा इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा में राष्ट्रपति जी 12 सदस्यों को क्या करते हैं, मनोनीत मेरे भाई करते हैं, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किनमें, तो राष्ट्रपति जी के चुनाव में मेरे भाई। ठीक है, जो निर्वाचित होकर के आए हैं कहाँ कहाँ से, तो राज्यसभा से, लोकसभा से और राज्यों के विधानसभाओं से, विधान परिषद से नहीं। क्यों सर, क्योंकि विधान परिषद हमारे भारत के 6 राज्य में ही है। कौन कौन से राज्य में सर, तो आपके यूपी में है और बिहार में है। ठीक है, यूपी बिहार हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका तेलंगाना, दोस्तों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, और दोस्तों महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये क्या है 6 राज्यों में दोस्तों, पूरे पूरे भारतीय राज्यों में दोस्तों नहीं है। इसलिए दोस्तों क्या है, यहाँ पर दोस्तों विधान परिषद को शामिल नहीं करता किया जाता, भले ही क्यों ना हो निर्वाचित सदस्य क्यों ना उसमें आए हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर विधानसभा याद रखिएगा राज्यों के। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि नवीनतम, यहाँ पर लिखा है कि नवीनतम व्यवस्थाओं के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। मतलब कि अगर ये क्या है, यूटी है दोस्तों आपका, पुडुचेरी और दिल्ली, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका कि विधानसभा है, तो विधानसभा है तो जाहिर सी बात क्या है दोस्तों, यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे कौन, तो राष्ट्रपति जी के चुनाव में मेरे भाई। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पर कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। अब यहाँ पर देखिए 50 सदस्य जो है ना, ये प्रस्तावक के बारे में है। तो सर ये प्रस्तावक क्या होता है, प्रस्तावक क्या होता है, तो प्रस्तावक मतलब कि वे लोग होते हैं मेरे भाई जो उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए नामित करते हैं। क्या करते हैं मेरे आपके, नामित करते हैं। सिंपल शब्दों में समझिए कि 50 लोग कहेंगे कि इसे हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। इस व्यक्ति को हम, मान लो कि ए व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति, उसमें से 50 व्यक्ति क्या कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, तो 50 एमएलए हो दोस्तों या आपका एमपी हो, एमएलए हो या आपका एमपी हो, कोई भी दोस्तों, ठीक ना, क्योंकि दोनों पार्टिसिपेट कर राष्ट्रपति के चुनाव में। तो एमपी एमएलए कहेगा 50 दोस्तों कि हम क्या करेंगे, ए को क्या करेंगे, हम राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। ये दोस्तों हो गए प्रस्तावक। अब 50 लोग बोला कि अनुमोदक क्या है दोस्तों, 50 अनुमोदक, 50 लोग कहेंगे कि हम इसका समर्थन करते हैं, मतलब जो प्रस्तावक है ना क्या करेंगे, उसका दोस्तों समर्थन करेंगे। तो दोस्तों क्या कहेगा दोस्तों, आपका अनुमोदक का लगेगा। तब दोस्तों क्या होता है, उसका दोस्तों नामांकन जो होता है दोस्तों, नॉमिनेशन दोस्तों क्या होता है आपका वैलिड दोस्तों माना जाता है। ये 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक मेरे भाई रहेगा, तब जाकर दोस्तों क्या होता है उसका जो दोस्तों नामांकन होता है दोस्तों क्या होता है आपका वैलिड माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 50 प्रस्तावक और 50 दोस्तों अनुमोदक समझ में आ गया। 50 आदमी कहेगा कि ये आदमी राष्ट्रपति बनना चाहता है, हम चाहते हैं कि बनाए इसको। ठीक है, 50 दोस्तों क्या करेगा, उसका समर्थन करेगा। ठीक है, आगे लिखा है कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे वो राष्ट्रपति पद को निर्वाचित दोस्तों हो सकता है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 57 उसको कहा गया है, 57 में पूर्ण निर्वाचन के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों। तो जब तक दोस्तों उनमें जान है दोस्तों तब तक वो राष्ट्रपति बन सकते हैं मेरे भाई, वही आपको यहाँ पर बातें कही गई है। ठीक है, आगे आते हैं, अगला पॉइंट देखिए। आगे आपसे पूछता है कि बताता है दोस्तों आपको कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तीसरे स्वरूप एकल संक्रमणीय दोस्तों मत प्रणाली द्वारा होता है। ये 255 में है। देखिए 54 में होगा कि कौन पार्टिसिपेट करेगा। अब राष्ट्रपति जी का चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति जी का चुनाव दोस्तों कैसे होगा दोस्तों, उसके बारे में दोस्तों बताया गया है किसमें, तो दोस्तों आपका आर्टिकल 55 में। अब सबसे पहले आपको बहुत सारे बच्चों को ये भ्रम रहता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें क्या होता है, ईवीएम का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले बता दें दोस्तों कि राष्ट्रपति जी का चुनाव में दोस्तों क्या होता है, ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। ईवीएम का इस्तेमाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपके राज्यसभा का चुनाव में दोस्तों ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। ये सबसे पहले अपने दिमाग में डाल के रखिएगा।
ठीक है। ये जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली दोस्तों, उसमें क्या होता है, ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। इसको पहले समझाएंगे, इसलिए बताएं कि हर एक वर्ड को दोस्तों आपको समझाएंगे ताकि कोई दिक्कत परेशानी में आपको ना हो। ठीक है, अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तो ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता सर, तो अब चुनाव कैसे होता है? चुनाव दोस्तों बैलेट पेपर पे होता है। क्या होता है दोस्तों? आपका बैलेट पेपर पे होता है, मतलब मतदाता दोस्तों जो बैलेट पेपर होता है उस पर दोस्तों, उसके माध्यम से क्या होता है दोस्तों, चुनाव होता है। यही दोस्तों क्या आपका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। समझिए क्या है। तो सबसे पहले समझ गए कि जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है मेरा पद्धति है, इसमें क्या होता है, ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, अब ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है तो ये कौन कौन से चुनाव में दोस्तों पाए होता है ये आपका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली? दोस्तों ये होता है राष्ट्रपति जी के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों, और राज्यसभा जो होता है दोस्तों उसके चुनाव में क्या होता है आपका दोस्तों, ये आपका एक यूज किया जाता है मेरे भाई आपका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली मेरे भाई। ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा। अब ये ईवीएम का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है सर? तो ईवीएम का इस्तेमाल होता है मेरे भाई आपका जहाँ पर जनता पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि जनता जो जहाँ पर दोस्तों पार्टिसिपेट नहीं करेगा वहाँ दोस्तों ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होगा। याद रखिएगा सबसे पहली बात कि जहाँ जनता, जहाँ हम लोग दोस्तों वोट नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों क्या है, वहाँ पर दोस्तों ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग राष्ट्रपति जी के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, राज्यसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर दोस्तों ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, कहाँ पर ईवीएम होता है? तो विधानसभा, लोकसभा, जो पंचायत का चुनाव होता है दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है आपका ईवीएम का मेरे भाई इस्तेमाल होता है। तो ये बात अपने दिमाग में डाल के रखिएगा, ईवीएम। ठीक है, अब बात होता है कि सर राष्ट्रपति का चुनाव में ईवीएम नहीं होता, तो राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या है मेरा आपका? ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, जहां पर हम लोग वोट नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो चुने गए जो दोस्तों क्या है एमपी एमएलए हैं वो वोट कर रहे हैं दोस्तों, क्या कहलाता है आपका? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली करता है। जहां पर दोस्तों हम वोट करेंगे वो प्रत्यक्ष कहलाएगा। ठीक है, अब इसको एकल जो संक्रमणीय मत प्रणाली है मेरे भाई, इसको समझिए क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, इसमें कैसे काम करता है ये आपका? तो इसमें दोस्तों होता है बैलेट पेपर। क्या होता है दोस्तों? बैलेट पेपर है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, उसमें दोस्तों मान लीजिए 3 उम्मीदवार है, जैसे मान लीजिए ए बी सी। अब जितने एमपी एमएलए है मेरे भाई क्या करेंगे, अपना बैलेट पेपर लिखेंगे। मान लीजिए कि ए को बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं तो इसको 1 नंबर देंगे। बी को अगर मान लीजिए बहुत सारे आदमी क्या कर रहे हैं, इसको दूसरा स्थान पर देना चाहते हैं तो इसको 2 नंबर देंगे, इसको दोस्तों 3 नंबर देंगे। तो इसी से क्या करेगा, सभी एमपी एमएलए दोस्तों क्या करेंगे, अपना बैलेट पेपर पर लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, ए को 1 नंबर दिया, फिर मान लीजिए दूसरा आया तो ए को दिया 2 नंबर, इसको दिया 1 नंबर, इसको दिया 3 नंबर, फिर अगला आदमी आया तो इसको क्या किया दोस्तों, दिया इसको 3 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 1 नंबर। इस तरह से क्या होता है आपका दोस्तों एक काम करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक कोटा दोस्तों क्या होता है, एक कोटा तय होता है, मतलब वोट की संख्या दोस्तों क्या होती है, तय होती है। ठीक ना, उसके बाद क्या होता है, जब ये पूरा चुनाव दोस्तों हो जाता है, वोटिंग हो जाता है दोस्तों का, तो उसके बाद क्या होता है, वोटों की दोस्तों गिनती होती है। ठीक है, और जो उम्मीदवार को दोस्तों जो कोटा रखा गया है दोस्तों इसमें, ठीक है, वो कोटा दोस्तों जो पार करता है वो क्या होता है मेरे भाई आपका, जीत जाता है। क्या होता है मेरे भाई आपका, जीत जाता है। लेकिन मान लीजिए कि यदि किसी उम्मीदवार को दोस्तों क्या होता है, जरूरत से ज़्यादा वोट मिल जाता है, जरूरत से ज़्यादा दोस्तों वोट मिलते हैं, तो अतिरिक्त जो वोट दूसरे उम्मीदवार को क्या करता है मेरे भाई, आपको ट्रांसफर कर देता है। मतलब कि मान लीजिए जितना कोटा है दोस्तों, कोटा से ज़्यादा मिल गया, ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा वोट है मेरा क्या करेगा, जो दूसरा उम्मीदवार है उसको दे देगा। और यदि दोस्तों कोई उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिलता है तो उसे क्या होता है दोस्तों, उसको बाहर कर दिया जाता है। मान लीजिए कि सी को क्या मिला, तो सबसे कम वोट मिला, तो क्या करेगा, उसको बाहर कर देगा। तो इसका दोस्तों जो वोट है ना क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। जो बाकी जो उम्मीदवार है ना उसको दोस्तों क्या होगा, ट्रांसफर मेरे भाई हो जाता है। ठीक है, मतलब इसमें वोट दोस्तों बेकार नहीं जाता है, और सभी वर्गों को क्या होता है, समानुपातिक दोस्तों प्रतिनिधित्व मिलता है इसमें। ठीक है, ये चुनाव की जो प्रणाली बिल्कुल मेरे भाई क्या होती है, फेयर होती है, मतलब न्याय संगत दोस्तों होती है। सिंपल तरीके से समझाएं आपको कि जो ए बी सी है, मान लीजिए एक कहानी की तरह बताते हैं कि 3 उम्मीदवार हैं, एक ए बी और सी मेरे भाई। ठीक है, अब क्या है, ए को सबसे ज्यादा वोट मिला, सबसे ज्यादा वोट किसको मिला मेरे भाई, ए को मिला। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मेरा जीत सकता है। अब जो सी है दोस्तों, जो सी है, सी क्या हो गया, उससे बाहर हो गया। बाहर मतलब कि इसको सबसे कम वोट मिला, सबसे मेरे भाई क्या हो गया, कम वोट मिला। और इसके वोट को क्या किया मेरे भाई, आपका वोट को ए और बी को क्या ट्रांसफर, इसका वोट क्या किया दोस्तों, ए और बी में ट्रांसफर मेरे भाई कर दिया गया। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। इसमें दोस्तों एकल मत, जो आपका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली दोस्तों होता है, इसमें इसी तरह सिस्टम से दोस्तों क्या होता है, आपका काम मेरे भाई करता है। इसमें ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है, ये सबसे पहले याद रखिएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा दोस्तों उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, और निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके लिए किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। मतलब कि अवैध नहीं होते, मतलब ये जो बातें कही दोस्तों, ये दोस्तों 71 आर्टिकल 71 में दोस्तों कहा गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव में दोस्तों किसी तरह का कोई विवाद दोस्तों होता है तो उसका समाधान कौन करेगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों करेगा। ये पॉइंट को थोड़ा याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व मेरे भाई है उसको समझाने का यहाँ प्रयास किया। लिखा है यहाँ पर कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली में किसी पार्टी को
उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती है जितनी प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं, ठीक है। यानी मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीट दी जाती है जिस अनुपात में उसे वोटों का हिस्सा मिलता है। मतलब जितना दोस्तों क्या है आपका दोस्तों सीट है उसी का सब क्या में आपको वोट मिलेगा मेरे भाई। आगे लिखा है कि प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची में दोस्तों चुन लेती है जितनी सीटों को कोटा उसे दिया जाता है। चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। मतलब कि इसमें क्या होता है, सभी को दोस्तों एक समान प्रतिनिधित्व मेरे भाई देने का काम किया जाता है, इसलिए उसको कहा गया है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मेरे भाई। आगे है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कुछ देशों में, जैसे आगे देखिए लिखा है, कुछ देशों में इजराइल और नीदरलैंड के बारे में बात किया है कि पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, पूरे मतलब पूरे एरिया को दोस्तों। और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्रत्येक वोटों के अनुपात में सीटें दोस्तों दी जाती है। एक मतलब कि रेशियो होता है, उसमें क्या होता है सीटों को दोस्तों बंटवारा कर दिया जाता है। दूसरा तरीका अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है जहां पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन, मतलब ये दोस्तों एक निर्वाचन क्षेत्र में बांट रहा था और ये बहुसदस्यीय निर्वाचन में क्या करता है, क्षेत्रों में बांट जाता है। और प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है और जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना होता है। जहां से मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारे विधानसभा क्षेत्र होते हैं, लोकसभा क्षेत्र होते हैं, जहां पर जितना आपका जो चुना जाना उतना ही क्या तो उम्मीदवार तो आपके खड़े होते हैं, ठीक है। आगे लिखा है जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना है, इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, ना कि प्रत्याशियों को। मतलब जो पार्टी मतलब होता है दोस्तों उसको क्या होता है वोट दोस्तों दिया जाता है, ना कि जो पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है दोस्तों उसको। आगे लिखा है कि एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर दोस्तों उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दी जाती है। अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व उस अवस्था में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व दोस्तों होते हैं। ये दोस्तों साफ साफ आपको बता दें, सिंपल समझिए। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति जी हैं मेरे भाई, ठीक है, राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है तो उसमें अलग अलग विधानसभा से दोस्तों लोग आते हैं, ठीक है, अलग अलग दोस्तों सांसद लोग आते हैं अलग अलग क्षेत्रों से। तो ये मत समझिएगा कि जो मतलब कि वैल्यू दोस्तों आपका बिहार के एमपी एमएलए का है दोस्तों वही वैल्यू क्या रहेगा आपका दोस्तों असम का रहेगा, ऐसा दोस्तों नहीं है। मतलब उनकी क्या होती है दोस्तों, उनकी वोटों की दोस्तों क्या संख्या कम होती है क्योंकि जनसंख्या दोस्तों वहाँ पर कम है, हमारे बिहार में ज़्यादा है, यूपी में दोस्तों क्या ज़्यादा है। तो इस आधार पर दोस्तों क्या होता है यहाँ पर बांटा दोस्तों जाता है क्या, तो आपका निर्वाचन क्षेत्रों को मतलब एमपी एमएलए के दोस्तों वोटों को, ठीक है। आगे लिखा है कि भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही सीमित रूप में अपनाया है। हमारा मतलब इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं दोस्तों होता है, इसमें याद रखिएगा, मतलब लोकसभा विधानसभा में इसमें इस्तेमाल आपका नहीं होता है, कौन आपका समानुपातिक। हमारा संविधान राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का दोस्तों एक तीसरा और जटिल स्वरूप है जिसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली दोस्तों कहते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होता है आपका इस्तेमाल होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है उसमें, ठीक है। आगे लिखा है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक दोस्तों पद धारण करता है। ये मतलब उन्हें कार्यकाल के बारे में है, ये दोस्तों आर्टिकल 56 में कहा गया, ठीक है। अपने पद की समाप्ति के बाद वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ये दोस्तों कहा गया जब तक मान लीजिए कि ए क्या है राष्ट्रपति हैं, ठीक है, और जब तक दोस्तों बी क्या होगा दोस्तों राष्ट्रपति चुन करके दोस्तों नहीं आएगा तब तक दोस्तों ये पद पर रहेंगे, कौन आपका दोस्तों ये ए, ठीक है। आगे लिखा है कि ये बात कहा गया आपका अनुच्छेद 56 मतलब कार्यकाल किसमें दोस्तों आपका राष्ट्रपति का 56 में। आगे है कि अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन के पात्रता का वर्णन करता है। आपको बता दिया शुरू में कि आर्टिकल 57 कहता है कि एक व्यक्ति ही जितनी बार चाहे दोस्तों उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है जब तक है जान बताएं आपको। आगे लिखा है इनके शपथ के बारे में, क्या है दोस्तों राष्ट्रपति जी के ओथ के बारे में दोस्तों, जैसा कि बताया था कि आपका जो अनुसूची दोस्तों क्या है 3 है, उसमें क्या है राष्ट्रपति के बारे में बात नहीं कर रहा शपथ का, कहाँ किया गया है, इनका दोस्तों एक आर्टिकल उसमें दोस्तों बात किया गया है। यहाँ लिखा है क्या कि पद धारण करने के पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश जो आपके दोस्तों सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ दोस्तों इंडिया हैं, इनके सामने अथवा अगर ये अनुपस्थित है मतलब अब्सेंट है तो उच्च न्यायालय के दोस्तों जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे दोस्तों, सबसे जो वरिष्ठ दोस्तों क्या होगा आपके जज होंगे मेरे भाई, उनके सामने क्या होता है दोस्तों शपथ लेना पड़ता है, किनको राष्ट्रपति जी को। याद रखिएगा ये आर्टिकल दोस्तों 60 में कहा गया, मतलब अनुच्छेद 60 में दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है नोट दोस्तों कि अनुच्छेद 77 एक के अनुसार भारत सरकार के समस्त
कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से ही होती है, जैसा कि वो बताए थे आपको। ठीक है, कोई भी दोस्तों काम होगा हमारे भारत में तो वो राष्ट्रपति के दोस्तों नाम से होता है, इसलिए तो इनको प्रथम नागरिक दोस्तों संवैधानिक प्रधान दोस्तों कहा जाता है। आगे लिखा है कि अनुच्छेद 77(3) इसका क्लॉज है 77 का के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए अपने मंत्रियों में उक्त कार्य आवंटन के लिए दोस्तों नियम बनाएगा। अब देखिए राष्ट्रपति जी क्या है दोस्तों, अपने हेल्प के लिए, अपने सहयोग के लिए तो क्या करते हैं, एक मंत्री परिषद दोस्तों, मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया। मंत्री परिषद का क्या किया गया मेरा आपका उल्लेख किया गया 74 में, 74 है मेरे भाई। इसी 74 में क्या होता है, मंत्री परिषद का प्रधान दोस्तों क्या होता है आपका प्रधानमंत्री दोस्तों होता है, जो राष्ट्रपति के कार्यों में दोस्तों क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं मेरे भाई। ये जो बातें बताई गई है 77 में। ठीक है, आगे यहाँ देखिए भारत के राष्ट्रपति के बारे में, पहले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, दूसरे कौन थे, अभी वर्तमान में कौन है, तो सबके बारे में बताएंगे। इसको ये पेज को लास्ट में बताएंगे, इस पेज को लास्ट में बताएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बहुत सारी चीज़ों इसमें बताने वाले हम, तो थोड़ा सा चलिए हम आगे आते हैं। आगे यहाँ पर क्या है, तो राष्ट्रपति के दोस्तों जो पद त्याग है मेरे भाई, मान लीजिए कि आप राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया, कार्यकाल 56 बताया, लेकिन कोई व्यक्ति तो क्या होता है अपने पद पर दोस्तों असंतुष्ट भी हो सकता है, बीमार हो सकता है दोस्तों, डेथ भी कर सकता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा उसको बात बताई गई है। देखिए लिखा है कि उपराष्ट्रपति को संबोधित करके, उपराष्ट्रपति को संबोधित करके वो त्याग पत्र दे सकते हैं। कौन दोस्तों, आपके राष्ट्रपति। यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा और इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। मान लीजिए कि कोई दोस्तों मान लीजिए कि वर्तमान में क्या है, द्रौपदी मुर्मू जी दोस्तों क्या है आपके राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब द्रौपदी मुर्मू जी क्या किए दोस्तों, तो राधाकृष्ण सीपी राधाकृष्ण जी को क्या किया दोस्तों, दे दिए अपना इस्तीफा, क्या दे दिया मेरा भाई, रिजाइन। अब रिजाइन दे दिए तो जो सीपी राधाकृष्णन जी है दोस्तों किनको बताएंगे सबसे पहले, तो जो लोकसभा के दोस्तों अध्यक्ष है कौन दोस्तों, ओम बिरला। ओम बिरला जी को क्या करेंगे सबसे पहले दोस्तों सूचना देंगे। देखिए द्रौपदी मुर्मू जी क्या किए हैं, तो दे दी है रिजाइन। ठीक है, ये दोस्तों आर्टिकल 56 में ही दोस्तों उसका जो क्लॉज है 2 दोस्तों उसमें बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कि महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 61 के द्वारा तो महाभियोग लगता है। अनुच्छेद 61 के द्वारा क्या लगता है, महाभियोग, जो आगे अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, तो महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61(1) में दोस्तों उल्लेखित है, हुआ संविधान का अतिक्रमण। मतलब कि मान लीजिए कि असंवैधानिक तरीके से दोस्तों काम कर रहे हैं दोस्तों, कौन, राष्ट्रपति जी संविधान का दोस्तों उल्लंघन कर रहे हैं, संवैधानिक प्रधान हो करके मेरे भाई क्या कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तब दोस्तों उन पर चलता है महाभियोग। ठीक है, अब जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे भारत में कोई भी दोस्तों ऐसा व्यक्ति नहीं है, जबकि ये प्रथम नागरिक है भारत के, तो ये भी क्या है, सेफ नहीं है, ये भी दोस्तों क्या सुरक्षित इनका पद मेरे भाई नहीं है। अगर वो असंवैधानिक काम करेंगे मेरे भाई तो उनको दोस्तों क्या मिलेगा दोस्तों, पनिशमेंट मिलेगा मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि वो पद पे दोस्तों रखा जाएगा। देखिए आगे है महाभियोग के बारे में। सबसे पहले है कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है मेरे भाई, ये यूएसए के संविधान से ली गई है। क्या है, यूएसए के संविधान से। महाभियोग क्या है, तो राष्ट्रपति को दोस्तों हटाने की एक प्रक्रिया है दोस्तों। कैसे चलेगी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा है, ये अनुच्छेद 61 में ये बातें दोस्तों बताई गई है। लिखता है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन सदन में दोस्तों 2 सदन, कौन सदन सर, तो एक आपका लोकसभा, एक आपका राज्यसभा। ठीक है, तो संसद के किसी भी सदन में दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, या तो लोकसभा से या तो राज्यसभा से। वही बात बताया कि संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर। देखिए आप मान लीजिए कि सिंपल समझिए कि राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी अभी वर्तमान में है। अब मान लीजिए कि राज्यसभा के जो कुछ मेंबर है मेरे भाई, लगभग 1/4 सदस्य दोस्तों, उनको लग रहा है कि राज्यसभा के बारे में बता रहे हैं, ठीक ना, राज्यसभा के जो मेंबर है मेरे भाई, उनको लग रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी क्या अगर असंवैधानिक काम कर रही हैं, तो क्या करेंगे दोस्तों, उन पर लगाएंगे आरोप। क्या करेंगे मेरे भाई, आरोप कि आप असंवैधानिक काम कर रहे हैं। तो ये 1/4 सदस्य क्या करेंगे दोस्तों, आरोप लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे भाई, आरोप। और ये आरोप लगाएं, जैसे ही आरोप लगाएंगे ना, उसके क्या करेंगे दोस्तों, एक लिखित रूप में दोस्तों क्या करेंगे, एक सूचना दोस्तों क्या करेंगे, द्रौपदी मुर्मू जी को भेजेंगे। ठीक ना, वो 14 दिन पहले मेरे भाई, ताकि दोस्तों जो आरोप लगा है वो दोस्तों उसके अनुसार दोस्तों वो काम कर सके। मतलब अपना दोस्तों क्या करें, मतलब कि अपने आरोप सिद्धि के लिए मेरा क्या करें, काम दोस्तों वो कर सके। कौन दोस्तों, आपके द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, आरोप लगाएं। तो जिस सदन हो गया, ये लिखा है कि संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश हुआ, इस राज्यसभा में पेश हो गया। ठीक है, तो वहां से 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। मान लीजिए कि राज्यसभा से क्या होता है, 1/4 सदस्य लगा दिया आरोप। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो राज्यसभा के जो सदस्य लगाए मेरे आरोप, अब ये सदन से क्या होगा दोस्तों, ये आरोप जो है पारित होगा, कितना से, 2/3 बहुमत से। इसी को बोलते हैं दोस्तों विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत से क्या होगा, तो आपका पारित होगा। ठीक है,
पारित हो गया तो कहाँ जाएगा फिर दोस्तों, उसके बाद जाएगा लोकसभा। कहाँ जाएगा मेरा आपका, लोकसभा जाएगा। और लोकसभा में दोस्तों ये प्रस्ताव जो मतलब लाया गया था हटाने का दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग का दोस्तों, ये प्रस्ताव अगर दोस्तों 2/3 बहुमत से क्या हो गया, पारित हो गया, तो राष्ट्रपति के पर महाभियोग की प्रक्रिया में भाई पूरी समझ जाएगी। देखो वही बात आगे बताएगा। दूसरे पद में मेरे भाई जाएगा, दूसरा पद राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा मेरे भाई। ठीक है, अब लोकसभा क्या करेगा, जांच करेगा या कराएगा मेरे भाई। ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाले प्रस्ताव 2/3 बहुमत से क्या होंगे मेरे आपके, पारित होंगे। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया तो पूरी समझी जाएगी और उस तिथि से राष्ट्रपति को पदत्याग करना होगा मेरे भाई। ये चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, तो 1/4 पदस्य, किसी भी सदन का 1/4 पदस्य लगाएगा आरोप। क्या लगाएगा मेरे भाई, आपका आरोप लगाएगा कि आप क्या कर रही हैं, आप यह क्या कर रहे हैं, तो असंवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं। अब जो सदन दोस्तों आरोप लगाएगा वहां पे 2/3 से क्या होगा दोस्तों, पारित होगा। सदन से क्या होगा मेरा आपका, 2/3 से पारित होगा। अब लोकसभा से पारित या राज्यसभा से पारित हो गया मेरे भाई, तो फिर अगला सदन में जाएगा, वहां से भी दोस्तों क्या होगा, 2/3 से पारित मेरे भाई होगा। जांच करने के बाद दोस्तों वहां से क्या होगा, पारित हो जाएगा। तो महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी मेरे भाई, और राष्ट्रपति जी को अपने पद से दोस्तों हटना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अभी तक किसी भी राष्ट्रपति दोस्तों क्या है, महाभियोग नहीं दोस्तों लगाया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला है कि जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि मतलब 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है, तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा। मतलब कि 5 वर्ष पूरा करने के बाद उनके दोस्तों क्या हुआ है दोस्तों, उनको हटना है दोस्तों, मतलब रिटायरमेंट जा रहे हैं दोस्तों। क्या जा रहे हैं दोस्तों, अब उनका पदावधि दोस्तों पूरी हो गई है, तो जो अगला राष्ट्रपति बनेगा दोस्तों वो उनके पदावधि से दोस्तों जो कंप्लीट होने वाला है उससे पहले तो क्या करना है उनको दोस्तों, चुनाव मतलब ये निर्वाचन दोस्तों कर लेना, उनका चुनाव दोस्तों कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। ये अनुच्छेद आपका 62(1) में दोस्तों कहा गया है। किंतु किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है, मतलब देरी हो जाती है, तो राज अंतराल न होने पर इसलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद पर अवधि समाप्ति हो जाने पर भी तब तक दोस्तों पद पर बना रहेगा जब तक उनका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता है। ये 56(1) में दोस्तों कहा गया है। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों कार्य नहीं करेगा। समझिए यहाँ पर ये शब्द जो है राज अंतराल, क्या है मेरा आपका राज अंतराल सर, क्या है दोस्तों आपका राज अंतराल क्या है, तो राज अंतराल सिंपल समझिए कि दो शासक मतलब दो राष्ट्रपति के बीच में दोस्तों, दो राष्ट्रपति के बीच में जो खाली समय दोस्तों होता है उसे क्या कहते हैं, राज अंतराल कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि जो अभी दोस्तों क्या है, अभी मान लीजिए कि द्रौपदी मुर्मू जी क्या है दोस्तों राष्ट्रपति, अभी मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति क्या है दोस्तों राष्ट्रपति है। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, तो इनका कार्यकाल दोस्तों क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब क्या करना है, बी को दोस्तों क्या करना है, कार्यभार संभालना है दोस्तों, नया राष्ट्रपति क्या है दोस्तों, लेकिन अभी दोस्तों पद ग्रहण नहीं करता है। क्या कहते हैं, आपका पद ग्रहण नहीं किया, मतलब कि इनको जगह पर इनको आना है लेकिन ये पद ग्रहण दोस्तों नहीं किया, तो इनके बीच में दोस्तों जो आपका क्या है समय अंतराल है मेरा, इसको क्या कहते हैं, राज अंतराल में भाई कहते हैं। ठीक है, राज अंतराल कहते हैं क्योंकि चुनाव में क्या है मेरा विलंब हुआ है, चुनाव में क्या हुआ विलंब हुआ है, तो चुनाव में जब मेरा विलंब हो रहा है तो इनको दोस्तों क्या होगा, इनको हटा करके उपराष्ट्रपति को नहीं सौंप दिया जाएगा, नहीं सौंप दिया जाएगा, याद रखिएगा, नहीं सौंपेगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये जो तो बने रहेंगे राष्ट्रपति, अपने कार्यकाल समाप्त मतलब पूरा हो जाने के बाद भी क्या करेंगे, राष्ट्रपति बने रहेंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया में विलंब है, और जब तक दोस्तों ये चुनाव जीत करके नहीं आते, मतलब चुनाव इनकी पूरी नहीं होती मेरे भाई, जब तक ये आपके राष्ट्रपति के पद पर मेरे भाई रहेंगे, ये उपराष्ट्रपति दोस्तों क्या करेगा, राष्ट्रपति का कार्य दोस्तों नहीं करेगा। ये चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, तो राष्ट्रपति डेथ कर जाते हैं, ठीक है, पद त्याग या पद से हटाए जाने पर अन्य कारण से हुई उनके पद पर रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 महीने बीतने से पहले दोस्तों किया जाएगा। मान लीजिए किसी सिचुएशन में दोस्तों क्या होते हैं, डेथ कर जाते हैं, मान लीजिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो क्या थे दोस्तों पद पर रहते हुए मरने वाले, मतलब डेथ करने वाले से पहले आपके क्या है राष्ट्रपति है, उनकी दोस्तों क्या डेथ हो गई। डेथ के बाद दोस्तों क्या है, मतलब दोस्तों हमारे संविधान में लिखा हुआ कि 6 महीने के अंदर दोस्तों क्या करना है, अगले राष्ट्रपति जी को चुनाव दोस्तों करा करके ले आना है मेरे भाई। ठीक है, 6 महीने याद रखिएगा, अगर ये सिचुएशन अगर आ जाता है तो। ठीक है, या दोस्तों क्या करते हैं, देते हैं दोस्तों इस्तीफा देते हैं, तो तब दोस्तों क्या करना है, 6 महीने के अंदर चुनाव कराना है और अगला राष्ट्रपति को दोस्तों ले आना, रिक्ति को भरना मेरे भाई। अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की दोस्तों अवधि पूरी अवधि तक दोस्तों पद धारण करने का दोस्तों हकदार होगा। ये दोस्तों अनुच्छेद 63(2) कहता है। ठीक है, मतलब जो अगला मान लीजिए कि अभी जो कोई राष्ट्रपति मतलब ए नाम का एक राष्ट्रपति है, ये 2 साल तक दोस्तों क्या किए कार्यकाल दोस्तों चलाएं, इनको चलाना है 5 साल, लेकिन चलाएं 2 साल, 2 साल के बाद क्या दिए रिजाइन,
कह दिया मैं रिजाइन। अब जो बी आया तो बी दोस्तों क्या करेगा, 3 साल नहीं चलाएगा, क्या चलाएगा, उसको पूरा 5 साल चलाएगा। जब दोस्तों धारण किया ना पद, उस समय से दोस्तों ये 5 साल पूरा अपना कार्यकाल चलाएगा। ठीक है, आगे लिखा है क्या, अन्य आकस्मिकताओं में दोस्तों राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, मतलब कृत्य मतलब कार्यों का दोस्तों अनुच्छेद 70 में कहा गया है। इसमें क्या 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 कहता है, तो इसे कहता है दोस्तों आपका कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों दोस्तों क्या है पद रिक्ति हो, मतलब नहीं दोस्तों आपके प्रेसिडेंट है और ना ही मेरे भाई आपके वाइस प्रेसिडेंट है, दोनों का पद दोस्तों क्या है, रिक्त है। तो उस इस सिचुएशन में क्या होगा मेरे भाई, ठीक है, तो अनुच्छेद 70 कहता है, ये अनुच्छेद 70 कहता है कि राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन उपबंध करता है कि इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकता है। मतलब संसद को दोस्तों क्या किया है, काम दे दिया है कि जैसा संसद चाहेगा वैसा काम होगा। तो इस उद्देश्य से दोस्तों क्या हुआ, संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969, याद रखिएगा, राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 दोस्तों क्या किया, पारित किया है। और जो यह उपबंधित करता है मेरे भाई, जो यह बताता है कि उपराष्ट्रपति किसी भी कारणवश दोस्तों क्या उपलब्ध नहीं है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के, जो आपके उच्चतम न्यायालय के सीजेआई है, मुख्य न्यायाधीश है, या दोस्तों अगर ये भी अनुपस्थित है तो उसके नहीं रहने पर उच्च न्यायालय के, मतलब कि आपके हाई कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम दोस्तों न्यायाधीश जो है, जज है दोस्तों, वो उस समय उपबंध होंगे, मतलब उपलब्ध होंगे, तो राष्ट्रपति के कृत्यों का दोस्तों संपादित करें, मतलब राष्ट्रपति के काम का संपादित करें। देखिए आर्टिकल 70 सिंपल कहता है, आर्टिकल हमारे जो संविधान में बातें कही गई है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है, क्या मेरा आपके प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, तो इनके जगह पर कौन आ जाएगा मेरा भाई, आपके वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे, अगर ये नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये भी दोस्तों अवेलेबल नहीं है तो इनकी जगह पर दोस्तों क्या आ जाएगा, तो दोस्तों आ जाएगा सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन मान लीजिए तो ये भी अवेलेबल नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों क्या होंगे, सबसे दोस्तों क्या होंगे, सीनियर दोस्तों जज होंगे, जो सबसे वरिष्ठतम दोस्तों जज होंगे, वो क्या करेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति का काम दोस्तों संभालेंगे, उनके कार्यों को करेंगे। ये दोस्तों अनुच्छेद 70 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 70 कहता है, तो ये बातों को समझ गए होंगे। आगे देखिए, जो राष्ट्रपति दोस्तों उनके वेतन और भत्ते के बारे में है, जो आर्टिकल 59 में दोस्तों कहा गया है, यह कहता है कि राष्ट्रपति जी का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। कितना में आपका, ये 5 लाख रुपए है। इसके अलावा उन्हें आजीवन फ्री मेडिकल, आवास, इलाज की सुविधा समेत अन्य भत्ते दोस्तों मिलते हैं। अन्य दोस्तों जितने भी अलाउंस है मेरे भाई, वो सभी राष्ट्रपति जी को मिलेंगे 5 लाख रुपए के अलावे मेरे भाई। आगे लिखा है कि राष्ट्रपति का वेतन आयकर मुक्त होता है, मतलब इन पर दोस्तों टैक्स नहीं लगता है, इस पर दोस्तों क्या होता है, टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, आगे लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति उनकी और उनकी पत्नी दुनिया भर में कहीं भी दोस्तों मुफ्त में यात्रा दोस्तों कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास 5 लोगों का दोस्तों एक सेक्रेटरियर दोस्तों स्टाफ होता है, मतलब 5 लोगों का दोस्तों एक स्टाफ होता है जो इनकी सेवा के लिए तो रहता है। ठीक है, आगे लिखा है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्ते में किसी प्रकार का दोस्तों कमी नहीं किया जा सकता है, मतलब उनके कार्यकाल के दौरान क्या कर सकते हैं, किसी तरह का आप उसमें कटौती दोस्तों नहीं कर सकते। आगे लिखता है कि राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण, मतलब कि दोस्तों जब वो दोस्तों क्या जाते हैं, सेवानिवृत्त में होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, रिटायरमेंट के बाद दोस्तों क्या होगा, बाद दोस्तों पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए दोस्तों प्रति माह दोस्तों मिलता है। साथ ही दोस्तों स्टाफ पर खर्च करने के लिए मेरे भाई 60,000 रुपये उनको अलग से दोस्तों दिया जाता है। जो स्टाफ था उनको दोस्तों काम करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए उनको अलग से 60,000 रुपये दोस्तों उनके खर्च के लिए दिया जाता है। बाकी पेंशन मेरे भाई कितना मिलता है, इनको 1.5 लाख रुपये दोस्तों पेंशन मिलता है दोस्तों जब ये रिटायरमेंट दोस्तों जाते हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें जो बताई इनके पेमेंट को लेकर, तो थोड़ा याद रखिएगा। आगे देखिए, लिखा है कि राष्ट्रपति के पास जो अधिकार है उनके दोस्तों क्या कर्तव्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही दोस्तों क्या आपके हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पर हम लोग फोकस करते हैं। जैसा लिखिए, नियुक्ति के बारे में, किनको किनको दोस्तों राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए लिखा है कि जो पीएम है, प्रधानमंत्री जी को दोस्तों क्या होती है, नियुक्ति होती है, उनका दोस्तों चुनाव नहीं होता है, क्या दोस्तों उनकी नियुक्ति में होती है। देखिए लिखा है भारत के प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के अन्य सदस्य, जो इनके मंत्री परिषद में जो अन्य सदस्य रहते हैं मेरे भाई, उनकी भी नियुक्ति दोस्तों कौन करते हैं, तो आपके दोस्तों राष्ट्रपति जी करते हैं। लेकिन किनकी सलाह पे दोस्तों, तो प्रधानमंत्री जी सलाह देते हैं, उनकी सलाह पे काम करते हैं। ठीक है, फिर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के दोस्तों जो आपके मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, जज हैं, मुख्य न्यायाधीश मेरे भाई, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब कैग दोस्तों, कैग की भी नियुक्ति दोस्तों कौन करते हैं, तो आपके राष्ट्रपति जी ही करते हैं। आगे है राज्यों के राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों कौन करते हैं, आपके राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों, मुख्य चुनाव दोस्तों चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया दोस्तों आपके, और अन्य जो चुनाव आयुक्त थे मेरे भाई, जो अन्य 2 लोग इनके सदस्य के रूप में काम करते हैं दोस्तों, जो मुख्य चुनाव आयुक्त के दोस्तों, उनकी भी नियुक्ति दोस्तों कौन करते हैं आपके, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि भारत के महान्यायवादी एजी, इसका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल 76 में, इनका उल्लेख कहाँ है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का दोस्तों, तो ये दोस्तों आपके अटॉर्नी जनरल का दोस्तों आर्टिकल 76 में उल्लेख किया गया है। इसके बारे में बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए।
राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य दोस्तों जो राज्यों के बीच क्या करते हैं, समन्वय स्थापित करने का दोस्तों काम करते हैं, तो इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यूपीएससी के दोस्तों अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की दोस्तों नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं। संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त दोस्तों, जो संघीय क्षेत्र मेरे भाई वहाँ के जो मुख्य आयुक्त होंगे मेरा, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। जो वित्त आयोग है मेरे भाई, उनके सदस्यों की भी नियुक्ति हो गए दोस्तों, कौन करते हैं, तो आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। भाषा आयोग के सदस्य हो गए, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य हो जाए, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हो जाए मेरे भाई, भारत के राजदूत दोस्तों जो अमेजर हैं उनकी नियुक्ति हो जाए मेरे भाई। ये आपके अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों के दोस्तों, इतनी सारी नियुक्ति दोस्तों कौन करते हैं, आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों किन की नियुक्ति करते हैं दोस्तों, तो ये आपको आसानी से दोस्तों याद रहेगा। आगे देखिए अगला है विधायी शक्ति। क्या मेरा आपकी है, विधायी शक्ति। विधायी शक्ति का मतलब, कहने का मतलब दोस्तों जो लेजिस्लेटिव पावर है मेरे भाई, कहने का मतलब कि कानून बनाने को, संशोधित करने को, समाप्त करने की जो शक्ति होती है मेरे भाई, क्या है आपकी विधायी शक्ति है। ठीक है, ये किनके पास, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या है, तो राष्ट्रपति जी संसद के दोस्तों क्या है, अभिन्न अंग है। आपको पता है कि हमारी जो भारतीय संसद है मेरे भाई, जो भारत की संसद है, इसमें क्या है, तो इसमें दोस्तों आपके लोकसभा, क्या है आपकी लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी के मिलने से दोस्तों क्या होता है, ये संसद दोस्तों बनता है। ठीक है, संसद दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी के मिलने से बनता है। और राष्ट्रपति जो क्या है मेरा संसद क्या कि आपके अभिन्न अंग है। ठीक है, इसे निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त है। क्या क्या प्राप्त है, देखिए संसद के सत्र को आहूत करना, मतलब समझिए कि संसद के सत्र को प्रारंभ करना वह सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार। संसद का सत्र को शुरू करेंगे और उसको समाप्त करेंगे। ठीक है, खत्म करेंगे। लोकसभा को क्या करेंगे, भंग करेंगे। लोकसभा को भंग करने की पावर दोस्तों ये क्या है, तो आपके राष्ट्रपति जी के पास है। ये आर्टिकल दोस्तों आपका अनुच्छेद 85 में दोस्तों बातें कहा गया कि राष्ट्रपति जी संसद के सत्र को आहूत करेंगे दोस्तों, उसके सत्रावसान करेंगे दोस्तों और लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यह आपका आर्टिकल 85 कहता है। आगे बात क्या गया है कि संसद के एक सदन में या एक से अधिक या एक साथ, मतलब कि संसद के एक सदन मतलब क्या, तो लोकसभा या दोस्तों एक साथ मतलब कि लोकसभा राज्यसभा दोनों सम्मिलित रूप से दोनों को सदनों को अभिभाषण करने की जो शक्ति, ये आर्टिकल दोस्तों आपका 86 में एक दोस्तों एक विशेष अभिभाषण दोस्तों होता है, जो चुनाव हो गया दोस्तों ये सब समय में आपका होता है। देखिए अब आगे लिखा होगा कि लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन, जो लोकसभा का दोस्तों निर्वाचन होता है, आम चुनाव होता है, उसके पश्चात या प्रथम सत्र के प्रारंभ में दोस्तों, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, जो प्रत्येक वर्ष का जो पहला सत्र शुरू होता है आपका संसद का दोस्तों, तो उसके आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद, सम्मिलित मतलब कि लोकसभा राज्यसभा दोनों, ठीक है, संसद में दोस्तों क्या करते हैं, अभिभाषण के रूप में दोस्तों ये अभिभाषण करने की शक्ति दोस्तों राष्ट्रपति जी को, ये दोस्तों आपका 87 में, मतलब कि ये दोस्तों विशेष अभिभाषण इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आपका विशेष अभिभाषण। ये आपका क्या दोस्तों, विशेष अभिभाषण के बारे में बात करें तो आर्टिकल 87 दोस्तों। और ये दोस्तों क्या है, ये भी दोस्तों अभिभाषण के बारे में जो 86 में आपका दोस्तों है, किनका दोस्तों, राष्ट्रपति जी का। ठीक है, आगे लिखा है कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद दोस्तों कानून बनता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में दोस्तों कोई भी कानून बनता है तो जब तक राष्ट्रपति जी दोस्तों क्या करेंगे, साइन नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों वो आपका एक्ट दोस्तों नहीं कहलाता। जैसे मान लीजिए कि कोई दोस्तों बिल मतलब तो क्या हो गया आपका विधेयक, बिल मतलब क्या हो गया विधेयक दोस्तों। तो ये बिल क्या हो गया दोस्तों, आपके लोकसभा और राज्यसभा से दोस्तों क्या हो गया, पारित हो गया। ठीक है, अब जाता है किनके बाद, प्रेसिडेंट के पास, मतलब कि राष्ट्रपति जी के पास गया। अब राष्ट्रपति जी जब तक दोस्तों इस बिल पर साइन नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक दोस्तों क्या होगा, एक्ट दोस्तों नहीं बनता है। ठीक है, तो एक्ट बनने के लिए क्या दोस्तों, राष्ट्रपति जी का साइन में भाई जरूरी है। तो यही बात यहाँ दोस्तों बताया गया है। आगे लिखा है कि संसदन में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति दोस्तों आवश्यक है। मतलब कुछ विधेयक दोस्तों ऐसे, कुछ विधेयक मेरे भाई क्या हैं, ऐसे हैं जो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर दोस्तों उसको संसद के पटल पर दोस्तों रखा जाता है। ठीक है, उसको विधेयक को दोस्तों रखा जाता है। कौन सा विधेयक सर, तो नए राज्य निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक। ठीक है, मतलब नए राज्य का दोस्तों निर्माण करना है। जैसे आर्टिकल जो आपको बताया था 2-3 आर्टिकल दोस्तों 2-3 बताए थे, तो इसमें जो प्रावधान दिए गए मेरे भाई, अगर इसमें कुछ करना है तो इसको लेकर पहले राष्ट्रपति जी के पास जाना है, उसके बाद दोस्तों संसद में इसको रखना है। ठीक है, आगे है दोस्तों धन विधेयक। धन विधेयक दोस्तों जिसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 110 में किया गया। क्या दोस्तों, धन विधेयक दोस्तों जिसका उल्लेख क्या किया गया है, कहाँ किया गया है, तो 110 में दोस्तों आपका किया गया है। ठीक है, अब धन विधेयक होता क्या है सर, तो धन विधेयक का मतलब होता है दोस्तों जो क्या हो, धन से संबंधित हो, मतलब कि वह विधेयक जो क्या हो दोस्तों, कुछ विषय जैसे कहने का मतलब कि कर लगाना हो, कर हटाना हो मेरे भाई, सरकार को क्या करना है, उधार लेना है मेरे भाई, संचित निधि से क्या करना है, पैसा निकालना है,
संचित निधि से क्या करना है, पैसा निकालना है। तो ये सब जो दोस्तों विधेयक होता है, ये सब कौन होता है मेरे भाई, आपका ये धन विधेयक होता है। धन विधेयक केवल और केवल में क्या होता है, लोकसभा में ही पेश किया जाता है। केवल और केवल लोकसभा में दोस्तों क्या होता है, पेश किया जाता है, और वो भी दोस्तों राष्ट्रपति जी के पूर्व अनुमति से मेरे भाई। और ये धन विधेयक है कि नहीं मेरे भाई, जो यहाँ के स्पीकर होंगे वो क्या करेंगे, तो इसको तय करेंगे। अगर कुछ पूछे दोस्तों प्रश्न कि धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है, अंतिम निर्णय दोस्तों, तो दोस्तों ये आपके करते हैं कौन, स्पीकर करते हैं। अब धन विधेयक दोस्तों क्या होता है, संसद से पारित हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी क्या होते हैं दोस्तों, उसको लौटा नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके पास पहले गया है, वही अनुमति दी है, तो दोस्तों धन विधेयक संसद पे गया है मेरे भाई। इसमें दोस्तों राज्यसभा के पास कुछ पावर नहीं होता धन विधेयक को लेकर के, धन विधेयक को लेकर राज्यसभा के पास तो कोई पावर नहीं होता है। उनके पास जाता है दोस्तों, लेकिन मात्र 14 दिनों तक दोस्तों धन विधेयक को रख सकते हैं, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ना ही दोस्तों सलाह दे सकते हैं, ना ही दोस्तों उसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो अगर पूछे तो राज्यसभा को दोस्तों धन विधेयक को लेकर तो कोई पावर नहीं है। तो अगर पूछे कि धन विधेयक दोस्तों क्या है, तो धन विधेयक का दोस्तों परिभाषा दिया गया है अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में दोस्तों क्या है, तो धन विधेयक के परिभाषा के बारे में दिया गया है। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि 109 में भी दोस्तों क्या धन विधेयक के बारे में बात किया गया है। 109 और 110 यहाँ पर आसानी से समझ लीजिए, ताकि कोई दिक्कत परेशानी आपको न हो। 109 में दोस्तों क्या है, तो धन विधेयक दोस्तों कैसे पारित होगा, मतलब इसमें प्रोसीजर दिया गया है, मतलब इसमें दोस्तों क्या है, कैसे दोस्तों आपका पारित होगा कौन दोस्तों, धन विधेयक। धन विधेयक दोस्तों कैसे पारित होगा दोस्तों, ये कहता है 109, ठीक है। और दोस्तों ये 110 क्या कहता है, इसमें परिभाषा, मतलब क्या होता है धन विधेयक, क्या होता है धन विधेयक दोस्तों, ये बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्या कैसे पारित होगा, और 110 में दोस्तों क्या होता है, मतलब इसमें परिभाषा दोस्तों दिया गया है। तो इतनी सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, ताकि कोई दिक्कत मेरे भाई न हो। जब हमारे पास पढ़ रहे हैं तो सभी चीज़ों के हर एक पॉइंट के बारे में तो सबको समझाते हुए हम चलेंगे। आगे लिखा है कि संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक दोस्तों, जो संचित निधि में दोस्तों क्या होता है, व्यय, जिसे बताया था, ये भी क्या दोस्तों आपका संचित निधि कहने का मतलब कि इसमें क्या आता है, जो आर्टिकल दोस्तों आपका 117(3) दिया है दोस्तों, इसमें कहा गया कि भारत की संचित निधि है मेरे भाई, उससे क्या करना है, खर्च, पैसा खर्च करने का प्रावधान दिया गया है। और इसमें जब पैसा खर्च करना है, तो इसमें जो दोस्तों आपका विधेयक आएगा, तो वो भी क्या होगा, राष्ट्रपति जी के पूर्व अनुमति से ही आएगा, मतलब कि सिफारिश से ही दोस्तों बिना मतलब पारित दोस्तों नहीं कह सकता। मतलब पहले क्या करना है दोस्तों, पहले राष्ट्रपति जी पहले आएंगे दोस्तों, मतलब उसके पास, और उसके बाद दोस्तों क्या होगा आपका ये पारित मेरे भाई होगा, ठीक है, संसद में जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है कि ऐसे कराधान पर जिससे राज्य हित जुड़े हैं प्रभाव डालने वाले विधेयक, मतलब ये कराधान मतलब टैक्स लगाना है, क्या है दोस्तों, जो क्या है राज्य से दोस्तों क्या जुड़ा हुआ है, और उसको क्या करेगा, उसको इफेक्ट करेगा मेरे भाई, तो क्या करेगा, पहले राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। आगे है कि राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्बंधन लगाने के वाले विधेयक दोस्तों, जो आपका दोस्तों अनुच्छेद 301 से लेकर 307 के बीच में दोस्तों आपका जो है आर्टिकल दोस्तों सॉरी भाग 13 में, भाग दोस्तों 13 में ये बातें बताई गई है। मतलब कि इसमें दोस्तों आपका जो अनुच्छेद 304 देख रहे हैं, ये कहता है क्या कि सरकार जो है मेरा भाई, राज्य सरकार है, वो बाहर से आने वाले जो सामान होते हैं दोस्तों उस पर कर लगा सकती है। लेकिन इसके लिए क्या है दोस्तों, शर्त है कि अपने राज्य के सामान और बाहर के सामान उस पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों बताया गया है कि अगर आप टैक्स लगा रहे हैं तो अपने राज्य के सामान में, और दोस्तों जो बाहर से सामान दोस्तों आ रहे हैं उसमें दोस्तों क्या करना है, भेदभाव दोस्तों आपको नहीं करना है। सिंपल एक उदाहरण समझिए कि मान लीजिए कोई राज्य, मतलब राज्य से बाहर से आने वाला सामान पे क्या किया, टैक्स लगा दिया मेरे भाई, तो वह अपने राज्य के सामान पर क्या किए, वैसा ही टैक्स लगाएंगे, तभी दोस्तों क्या होगा, वैध होगा। नहीं तो मान लीजिए कि आप बाहर से कोई सामान आ रहा है, उस पर टैक्स लगा दिए, तो उसका क्या रेट आपका हाई हो गया, और आपके आपके घर में दोस्तों जो सामान बन रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया, तो उसका क्या होगा, तो दाम तो कम रहेगा, तो आदमी आपके घर का सामान खरीदेगा, इस तो खरीदेगा नहीं, ठीक है। तो ये दोस्तों बातें बताई गई है 304 में। आगे लिखा है कि यदि यदि हाँ ये कहा था, हाँ, यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति हो, तो उस सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है मेरे भाई, ठीक है, ये संयुक्त बैठक ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और ये हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 108 में। अब बात आता है कि सर ये है क्या, तो आपको सिंपल साधारण शब्दों में हम बता देना चाहते हैं कि संयुक्त बैठक का मतलब होता है कि साधारण विधेयक, और संयुक्त बैठक जो होता है मेरा भाई केवल और केवल साधारण सिंपल जो दोस्तों बिल होता है उसी पर दोस्तों राष्ट्रपति जी संयुक्त बैठक बुलाते हैं, ठीक है। सिंपल जो बिल होता है विधेयक दोस्तों उस पर क्या होता है, संयुक्त बैठक दोस्तों बुलाया जाता है। मान लीजिए कि कोई विधेयक दोस्तों आपका लोकसभा से पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा दोस्तों क्या है, राज्यसभा दोस्तों लंबित है, राज्यसभा दोस्तों क्या दोस्तों वो 6 महीने से दोस्तों राज्यसभा क्या किया, उसको रोक लिया मेरे भाई। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोनों सदनों में दोस्तों क्या होगा, संशोधन पर दोस्तों सहमति नहीं बनी, ठीक है, नहीं तो लोकसभा में नहीं तो राज्यसभा में, तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति जी दोस्तों दोनों सदनों को दोस्तों क्या करेंगे,
एक जगह बुलाएंगे, उसे कहते हैं संयुक्त बैठक। वो बुलाएंगे दोस्तों लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कौन, राष्ट्रपति जी। पार्टिसिपेट कर क्या दोस्तों, तो इसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के स्पीकर। लोकसभा के दोस्तों क्या करेंगे, स्पीकर करेंगे, और दोनों सदनों के सदस्य क्या करेंगे, मिलकर दोस्तों वहां पर वोट करेंगे, ठीक है ना, कि ये बिल पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और बहुमत से दोस्तों क्या होगा, आपका निर्णय मेरे भाई, डिसीजन मेरे भाई होगा। ये चीज को थोड़ा याद रखिएगा। और ये किस पे लागू नहीं होता संयुक्त बैठक मेरे भाई, संयुक्त बैठक पूछे किस पे लागू नहीं होता है, तो ये आपका धन विधेयक, धन विधेयक दोस्तों आपका, और संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पे दोस्तों आप नहीं ला सकते हैं संयुक्त बैठक। ये चीज को याद रखना है आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे लिखा है कि किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। ये अनुच्छेद दोस्तों 113 में अनुदान मांग दोस्तों आपका कहा गया है। 113 में कहने का मतलब कि अनुदान मांग मतलब कि समझिए खर्च करना। क्या दोस्तों, खर्च करना। क्या करना है सरकार को, क्या करना, पैसा दोस्तों खर्च करना। तो पैसा दोस्तों खर्च करना है, तो पैसा खर्च करने के लिए दोस्तों क्या करेगा, पहले उसको दोस्तों मंजूरी लेना है। किसे दोस्तों, आपका संसद से। संसद करने का मतलब विशेषकर आपका दोस्तों लोकसभा से। लोकसभा से क्या करना है, आपको उसको लेना है परमिशन कि हाँ सर हमको क्या करना है, अनुदान मांग के लिए पैसा हमें चाहिए। मतलब अनुदान मांग के दोस्तों बिल लाएगा और वहाँ से पारित करेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, शिक्षा पर, रक्षा पर क्या करना है, पैसा दोस्तों खर्च करना है। तो वहाँ पर क्या लोकसभा से वोटिंग होगा, और वोटिंग जब पारित हो जाएगा मेरा भाई, तो फिर क्या होगा दोस्तों, वहाँ से पैसा निकाला जाएगा मेरा भाई, ठीक है। ये आपका अनुच्छेद 113 में कहा गया। आगे देखिए लिखा है संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। राष्ट्रपति जी का दोस्तों जो संसद सदस्य होते हैं मेरे भाई, उसमें कितने कौन कौन सदस्यों को दोस्तों मनोनीत करते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति को लोकसभा में आंग्ल भारतीय दोस्तों एंग्लो इंडियन बोलते हैं, ठीक है। आंग्ल भारतीय समुदाय के, मान लीजिए राष्ट्रपति जी को लग रहा है कि एंग्लो इंडियन का दोस्तों क्या है, प्रतिनिधित्व दोस्तों लोकसभा में दोस्तों नहीं है, ठीक है। तो वहां पर क्या करें, वो करते हैं दोस्तों मनोनयन। वही बताया है कि व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व नहीं है होने पर उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को दोस्तों मनोनीत दोस्तों करने की शक्ति अनुच्छेद 331 में दोस्तों राष्ट्रपति जी को दी गई है। लेकिन याद रखिएगा 104वां संविधान संशोधन दोस्तों 2019 में हुआ है, ठीक है। 2019 में दोस्तों 104वां संविधान संशोधन हुआ है। इस संशोधन के द्वारा जो एंग्लो इंडियन है मेरे भाई, उनके मनोनयन की शक्ति को दोस्तों खत्म कर दिया। मतलब उनका जो मनोनयन का दोस्तों जात था आपका 2 सीट दोस्तों, उसको क्या किया गया, समाप्त मेरे भाई कर दिया गया है। तो याद रखिएगा अब राष्ट्रपति जी दोस्तों 2 व्यक्तियों 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं करते हैं, ठीक है। आगे लिखा है कि इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव, जो दोस्तों क्या है दोस्तों परंपरागत है, मतलब कि दोस्तों क्या दक्ष है, माहिर है दोस्तों, वैसे व्यक्ति 12 व्यक्तियों को दोस्तों क्या करते हैं, मनोनयन करते हैं दोस्तों राज्यसभा में। राज्यसभा में अनुच्छेद 80(3), जो अनुच्छेद 80 में दोस्तों राज्यसभा के बारे में बताया गया है। तो ये 80(3) में दोस्तों क्या करते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्यों को दोस्तों मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति दोस्तों। ये खत्म नहीं हुआ दोस्तों, ये आपका है। लेकिन याद रखिएगा जो क्या है दोस्तों, कला में, साहित्य में, पत्रकारिता में, विज्ञान में, सामाजिक कार्यों में दोस्तों क्या है दोस्तों, माहिर है दोस्तों, ठीक है। उनको राष्ट्रपति क्या करते हैं दोस्तों, मनोनीत करते हैं। 12 सदस्यों को क्या करते हैं, नॉमिनेट दोस्तों करते हैं। आगे लिखा है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति क्या है। तो संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। मान लीजिए कि संसद का दोस्तों क्या है, बैठक दोस्तों नहीं चल रहा है, संसद का तो क्या चल रहा है, बैठक दोस्तों आपका नहीं चल रहा है। उस कंडीशन में दोस्तों देश के लिए दोस्तों इमीडिएट कानून लाना है। इमीडिएट दोस्तों कोई तत्कालिक रूप से तो क्या करना है, कोई दोस्तों कानून लाना है मेरे भाई। तो उस सिचुएशन में दोस्तों राष्ट्रपति जी को संविधान के अनुसार एक अनुच्छेद 123 में दोस्तों पावर दिया गया है कि आप क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी करके मेरे भाई आप कानून ला सकते हैं। तो वही दोस्तों अध्यादेश जो 103 में दोस्तों 1 2 3 याद रखिएगा, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। जिस तरह संसद दोस्तों कानून बनाता है उसी तरह से क्या होता है आपका दोस्तों इफेक्टिव होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। मान लीजिए कि संसद बैठक में तो नहीं है, तब दोस्तों आप अध्यादेश लाएं। अब मान लीजिए संसद क्या हो गया, मतलब संसद दोस्तों सत्र में आ गई, संसद में क्या आ गई, बैठक में आ गई, तो राष्ट्रपति जो क्या करना है, 6 सप्ताह के अंदर जो अध्यादेश लाए मेरे भाई उसको संसद से पारित करवाना है। नहीं तो ये क्या होगा दोस्तों, ये खत्म हो जाएगा। जो कानून लाए दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ लिखा है परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश दोस्तों जारी नहीं कर सकता है। जब दोनों सदन सत्र में हो तो राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। जाहिर सी बात है कि जब कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है मेरे भाई, तो सत्र में क्या है आपके हैं, संसद मेरा बैठक में है, तो राष्ट्रपति क्यों इंटरफेयर करेंगे। राष्ट्रपति कब करते हैं, तो राष्ट्रपति जब संसद सत्र में नहीं है। अगर अधिकतम दोस्तों कभी पूछे कि अधिकतम कितना होता है अध्यादेश की शक्ति में समय दोस्तों, तो 6 महीना 6 सप्ताह, 6 महीना दोस्तों 6 सप्ताह। 6 सप्ताह कहने का मतलब इसको 1 महीना इसमें साउंड निकाल सकते हैं आप, वही तो 7 महीना 2 सप्ताह हो जाएगा, ठीक है।
तो क्यों सर 6 महीना 6 सप्ताह? क्योंकि आपको पता है कि जो भी आपका संसद का बैठक होता है तो पहला बैठक दूसरा बैठक के बीच में कितना समय का अंतर होता है? तो सर 6 महीने का अंतर होता है। क्या होता है? 6 महीने का अंतर होता है। इसलिए बोले कि अधिकतम पूछे तो 6 महीना 6 सप्ताह, नहीं तो याद रखिएगा 6 सप्ताह के अंदर क्या करना है, बैठक आए तो राष्ट्रपति जी को अध्यादेश दोस्तों क्या करना है, जो लाए हैं उसको दोस्तों पारित करवाना है। और ये आपसे पूछे कि अध्यादेश की शक्ति दोस्तों कौन से देश से ली गई है, तो बताइएगा इंग्लैंड से दोस्तों। इंग्लैंड से दोस्तों ली गई है। वहां पर ब्रिटिश जो क्राउन है मेरा भाई वो काम करता है, उसी तरह से हमारे राष्ट्रपति जी यहाँ पर करते हैं। और जो राज्यपाल को क्या है प्राप्त है अध्यादेश की शक्ति दोस्तों, जो आर्टिकल क्या है, कुछ नहीं करना है, इस आर्टिकल को घुमा देना है। आर्टिकल घुमा देना मतलब कि ये 2 को ले आना है आगे, 1 को कर देना है पीछे, ये हो गया 3। 213 दोस्तों क्या है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल जी को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और राष्ट्रपति जी को 123। ठीक है, आगे है यहाँ पर सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति लिखा है कि सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। मतलब कि जो तीनों सेनाओं है दोस्तों हमारी भारत की दोस्तों, उनका दोस्तों प्रमुख कौन होता है, सर्वोच्च दोस्तों जो पावर है मतलब लीडर है दोस्तों, कौन है आपके दोस्तों, आपके राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रयोग दोस्तों काम किया जाता है तो दोस्तों क्या आता है, वो विधि के द्वारा नियमित किया जाता है, मतलब कानून बना के उसमें काम दोस्तों आपका किया जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए। अगला आपका है राजनीतिक शक्ति मेरे भाई। लिखा है यहाँ पर कि दूसरों देशों के साथ कोई समझौता, जैसा कि शुरू में बता दिया था आपको, समझौता हो या संधि हो, और राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूत की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। मतलब जो अमेरिका अपने राजदूत को भारत में भेज रहा है दोस्तों, तो उसका अनुमोदन कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी करेंगे। और राष्ट्रपति अमेरिका में तो क्या करेंगे, अपना राजदूत भेजेंगे कौन, तो राष्ट्रपति जी भेजेंगे मेरे भाई। ठीक है, कोई संधि समझौता मेरे भाई होगा तो अगर प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं क्यों ना मेरे भाई, तो वो राष्ट्रपति जी के नाम से करेंगे। ठीक है, अगला है क्षमादान शक्ति। क्षमादान शक्ति दोस्तों आपके राज्यपाल को जी को प्राप्त है और हमारे राष्ट्रपति जी को ही प्राप्त है। ठीक है, राज्यपाल को 161 में, राज्यपाल को मेरे भाई 161 में क्या है, राज्यपाल को क्षमादान शक्ति है। लेकिन ये चीज को याद रखना है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जी के समाधान में क्या अंतर है, मुख्य अंतर है कि राष्ट्रपति जी जो दोस्तों क्या होता है, फांसी की सजा को रोक सकते हैं, मतलब मौत जो होता है मेरे भाई, मौत की सजा उसको भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, उसको परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये मौत की सजा को दोस्तों, जो फांसी की सजा उसे परिवर्तन दोस्तों ये नहीं कर सकते कौन, आपके राज्यपाल। ठीक है, तो आर्टिकल 72 दोस्तों समाधान की शक्ति राष्ट्रपति जी को है। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ देखिए ये अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को दंड, ठीक है, दंड को क्षमा करना, देखिए क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं मतलब माफ कर सकते हैं। प्रविलंबन करना मतलब देरी कर सकते हैं। परिहार करना, लघुकरण छोटा कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, कि शक्ति दोस्तों प्राप्त है। अब देखिए पहला यहाँ पर समाधान के बारे में थोड़ा सा समझिएगा कि क्षमा में दंड व दंड बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है। मतलब कि क्षमा में क्या होगा मेरे भाई, वो दंड को या बंदीकरण को दोस्तों, मतलब कि उनको 10 साल का 20 साल का या दंड दोस्तों दिया गया, आपको मौत की सजा दी गई है, फांसी की सजा दी गई मेरे भाई, तो क्या होगा उसको वो दोस्तों हटा सकते हैं कौन दोस्तों, आपके राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। आगे लिखा है दोषी को पूर्णतः दोस्तों मुक्त किया जा सकता है। लघुकरण देखिए लिखा है क्या, लघुकरण। लघुकरण में क्या होगा, दंड के स्वरूप को दोस्तों बदल कर कम कर दिया जाता है। जैसे मृत्यु दंड का दोस्तों लघुकरण करके कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तन कर देगा। मतलब लघुकरण मतलब क्या क्या, छोटा कर दिया। जैसे उनको मिला था दोस्तों क्या, आपका मृत्यु दंड, दोस्तों क्या किया, दंड के स्वभाव में परिवर्तन कर दिए, मतलब कि उसमें दोस्तों नेचर में क्या किया परिवर्तन, राष्ट्रपति जी कर दिए। मृत्यु दंड को दोस्तों कर दिए क्या आपका दोस्तों, कठोर कारावास में या दोस्तों साधारण कारावास में दोस्तों क्या किया, उसको परिवर्तन कर दिए। आगे लिखा है परिहार। परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना, मतलब इसमें दोस्तों क्या करना है, इसमें नेचर बदलेगा नहीं। परिहार में दंड का दोस्तों क्या होगा, प्रकृति नहीं बदलेगा, क्या होगा, अवधि दोस्तों परिवर्तन हो जाता है। मान लीजिए कि आपको कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों क्या दिया, सजा दिया है 10 साल का दोस्तों कठोर कारावास। ठीक है, तो परिहार में राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, तो परिहार में आपको राष्ट्रपति कर देंगे 3 साल का कठोर कारावास। क्या करेंगे, अवधि बस परिवर्तन करेंगे, लेकिन दोस्तों इसमें स्वरूप को नहीं बदलेंगे। ठीक है, आगे है जैसे 2 वर्ष का कठोर कारावास को 1 वर्ष का कठोर कारावास में बदलना क्या है, परिहार कहलाता है। ठीक है, प्रविलंबन, प्रविलंबन मतलब देरी होता है दोस्तों। ठीक है, तो प्रविलंबन में किसी दंड में विशेषकर मृत्यु दंड को रोक लगाना ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। विराम में किसी दोषी की सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती स्त्री की सजा को कम करना। देखिए ये जो प्रविलंबन है मतलब दोस्तों क्या होगा, देरी करना। तो फांसी की सजा दोस्तों उसको क्या करेगा, उस पर रोक लगा सकते हैं। रोक लगाना मतलब उसको माफ नहीं करेंगे, मतलब देरी कर सकते हैं। क्या मान लीजिए आपको फांसी होना दोस्तों 10 मार्च को होना, ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या करेंगे, प्रविलंबन लगा के राष्ट्रपति जी क्या करेंगे दोस्तों, 10 मार्च की जगह पर 10 अगस्त कर देंगे। क्या दोस्तों आपका देरी कराएं, यही क्या है प्रविलंबन। विराम में दोस्तों क्या होता है, तो विराम दोस्तों, विराम भी क्या है, ये भी दोस्तों क्या है, जो समाधान की शक्ति है राष्ट्रपति जी का। तो इसमें क्या करते हैं, जो दोषी मेरे भाई है उनकी सजा को विशेष स्थिति में, जो मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन दोस्तों आता है उसमें क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गर्भवती दोस्तों क्या महिला है, कोई दोस्तों अपंग हो गया, कुछ हो गया दोस्तों, उसमें क्या करते हैं राष्ट्रपति जी,
उसकी सजा को दोस्तों कम कर देते हैं। तो याद रखिए विराम। तो उम्मीद करते हैं आपको सब्जी समझ में आ गया। क्षमा क्या होता है, प्रविलंबन क्या होता है, परिहार क्या होता है, लघुकरण क्या होता है और विराम दोस्तों क्या होता है। ये राष्ट्रपति जी को क्षमादान शक्ति प्राप्त है। देखिए लिखा है आगे, एक नोट लिखा है कि जब क्षमादान के पूर्व याचिका राष्ट्रपति जी ने रद्द कर दी तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती। मान लीजिए कि आपने क्या किया, क्षमादान की शक्ति का दोस्तों मतलब क्षमादान की शक्ति, क्षमादान के लिए क्या किया मैंने आपका याचिका दायर की कहाँ पर, राष्ट्रपति जी के पास दोस्तों अपना भेजा दोस्तों, रिक्वेस्ट भेजा, अनुरोध भेजा। लेकिन राष्ट्रपति जी क्या किया दोस्तों, उसको मना कर दिए। तो आप दोबारा दोस्तों नहीं भेज सकते हैं, मतलब याचिका दायर दोस्तों आप नहीं कर सकते दूसरी। तो पहले याचिका है तो भेज किए तो किए, नहीं तो दोस्तों दोबारा आप नहीं कर सकते हैं। आगे लिखा है राष्ट्रपति जी की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। आपको पता है कि हमारे देश में भारतीय संविधान के भाग 18 में से 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है और ये 3 प्रकार का आपातकाल लागू करने का शक्ति किसके पास, तो राष्ट्रपति जी के पास है। ठीक है, देखिए हम बारी बारी से थोड़ा देखते हैं। यहाँ लिखता है क्या, तो आपातकाल के संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्री परिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकते हैं। ठीक ना, संसद से ही दोस्तों क्या होता है, यह आपातकाल लागू होता है। ठीक है, तो पहला लिखा है कि युद्ध एवं बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण दोस्तों आपातकाल जो लागू होता है उसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 जब दोस्तों हमारे देश में लागू होगा तो इसमें दोस्तों क्या होंगे, 3 कारण है, या तो युद्ध हो, या तो बाह्य आक्रमण हो दोस्तों, या तो आपका सशस्त्र दोस्तों विद्रोह मतलब आंतरिक दोस्तों अशांति फैली हो मेरे भाई, तब दोस्तों ये आपातकाल लागू होता है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कौन कौन बताए, युद्ध बताएं, वॉर बताएं दोस्तों, बाहरी आक्रमण होगा मेरा भाई, आपका सशस्त्र विद्रोह मेरा भाई आपका हो जाए। ठीक है, पहले दोस्तों क्या था, ये जो सशस्त्र विद्रोह देख रहे हैं इस शब्द को समझ लीजिए। इसको पहले दोस्तों हम लोग बोलते थे आंतरिक अशांति, क्या तुम्हारे भाई बोलते थे इंटरनल, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस बोलते थे। आंतरिक दोस्तों अशांति का दोस्तों नाम दिया गया था इसको, ठीक ना, आंतरिक अशांति। लेकिन बाद दोस्तों क्या होता है, 44वां संविधान दोस्तों संशोधन होता है, ठीक है ना, उस 44वां संविधान संशोधन दोस्तों इसको कहा दिया गया क्या, इस आंतरिक आंतरिक अशांति की जगह पर दोस्तों इसी के लिए दोस्तों एक यूज किया गया शब्द सशस्त्र दोस्तों विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह दोस्तों जो आपका 44वां संविधान संशोधन कब होता है, 1978 में दोस्तों। इसमें दोस्तों क्या किया गया, इसमें परिवर्तन दोस्तों किया गया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब जब आपको दोस्तों 352 लगाना है तो क्या करना है, एक महीने के अंदर दोस्तों, एक महीने के अंदर याद रखिएगा, एक महीने के अंदर सर क्या करना है आपको दोस्तों, संसद से इसको दोस्तों मंजूरी लेना है। एक महीने के अंदर उसको संसद से करने में आपकी मंजूरी आपको लेना है। तब जब दोस्तों क्या हो गया, मंजूरी मिल जाता है संसद को दोस्तों, तो 6 महीने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 6 महीने के लिए दोस्तों आप लगा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल 352 दोस्तों 6 महीने के लिए। फिर दोस्तों आपको आगे बढ़ाना है तो फिर दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको संसद से मंजूरी लेना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, मतलब संसद से मंजूरी लेकर के आप दोस्तों आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक बार में दोस्तों 6 महीने आप दोस्तों संसद से मंजूरी लेकर के आप बढ़ा सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये 3 कारण से होता है मेरे भाई। और इसी अनुच्छेद 350 अगर लागू होगा देश में दोस्तों, तो इसी के द्वारा आपके जो फंडामेंटल राइट्स है मेरे भाई क्या होगा, प्रतिबंधित मेरे भाई हो जाते हैं, जैसा कि आपको बताए थे, आपको मौलिक अधिकार है मेरे भाई। ठीक है, जिसमें दोस्तों आपका 20-21 क्या होता है दोस्तों, सिक्योर रहता है। 20-21 जो आर्टिकल है तो इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं इसको सिक्योर करता है, 359 मेरे भाई सिक्योर करता है। ये दोस्तों खत्म नहीं होता है। और दोस्तों हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स मेरे भाई किससे दोस्तों, किसके द्वारा अंकुश लगता है, तो बस जब ये लागू होगा मेरे भाई तभी अंकुश लगेगा। बाकी दोस्तों ये और ये से अंकुश नहीं लगता है, ठीक ना, इससे दोस्तों आपका प्रतिबंधित नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया। आगे है राज्यों में दोस्तों संवैधानिक दोस्तों तंत्र के विफल होने पर उत्पन्न दोस्तों आपात। जैसे मान लीजिए कि जो राज्यों में दोस्तों क्या होता है दोस्तों, वहां पर असंवैधानिक दोस्तों स्थिति आ गई है, आगे मेरा आपका संवैधानिक तंत्र में विफल हो गया। ठीक है, तो उस समय में क्या करेंगे, जो राज्यपाल दोस्तों वहां पर होते हैं वो राष्ट्रपति जी को लिखेंगे लेटर, ठीक है ना, कि यहाँ पर क्या है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री बहुमत खो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर किस सिचुएशन को देखिए, तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे भाई, तुरंत क्या करेंगे, राज्यपाल जो रिपोर्ट भेजे हैं तो राष्ट्रपति जी से स्वयं क्या होगा, संतुष्ट हो जाते हैं दोस्तों, और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन दोस्तों लागू कर देते हैं। ये 356 से मेरे भाई है। और हमारे बिहार में अब तक दोस्तों 8 बार लागू हो चुका है, 8 बार दोस्तों क्या है अब तक दोस्तों लागू हो चुका है। पहला दोस्तों आपका 1968 में दोस्तों लागू हुआ था, इसको आपको याद रखना है। 1968 में दोस्तों पहला आपका लागू हुआ था हमारे बिहार में राष्ट्रपति मेरे भाई शासन। अगर पूछे सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ मेरा, ये 356 पंजाब में दोस्तों आपका लागू हुआ है। ठीक ना, इसके लिए भी दोस्तों क्या है, तो इसके लिए संसद से क्या है, मंजूरी चाहिए। इसके लिए भी संसद से मंजूरी चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको 2 महीने का टाइम है। इसके लिए क्या है मेरे भाई, आपको 2 महीने का टाइम दिया जाता है, ये इसको आप याद रखिएगा। और संसद दोस्तों जब मंजूर कर देता है तो दोस्तों क्या होगा, 6 महीने के लिए दोस्तों क्या होगा, लागू होगा, 6 महीने के लिए दोस्तों लागू होगा। और इस तरह से दोस्तों 6 महीने करके क्या कर सकते हैं आप, 3 वर्षों तक दोस्तों क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं किसको, राष्ट्रपति शासन को मेरे भाई। ठीक है, बिहार जो राज्यों में लगता है। आगे लिखा है, देखिए लिखा है राष्ट्रपति शासन। आगे लिखा है कि वित्तीय आपात 360 दोस्तों, ये न्यूनतम दोस्तों अवधि इसके 2 माह होती है। न्यूनतम अवधि दोस्तों क्या होती है,
दोस्तों 2 माह होती है, मतलब किसका, तो संसद से मंजूरी कराने का, संसद से मंजूरी कराने का दोस्तों। जब मान लीजिए देश में क्या होता है, वित्तीय संकट दोस्तों आ जाता है, तब जाके ये आपका लागू होता है। लेकिन याद रखिएगा अब तक दोस्तों इसका उपयोग नहीं हुआ। अब तक पूछिए कि कौन से आपातकाल का दोस्तों हमारे भारत में नहीं हुआ उपयोग, तो 360 का दोस्तों उपयोग नहीं हुआ है। सिचुएशन थोड़ा कोरोना काल में उसमें बना था, लेकिन दोस्तों ये आपका लागू दोस्तों नहीं हुआ है। इसको संसद से मंजूरी के दोस्तों क्या है, 2 महीने का टाइम दोस्तों दिया जाता है, 2 महीने का टाइम दोस्तों मिलता है, ठीक है। अब ये दोस्तों जब एक बार दोस्तों क्या लागू हो जाता है तो ये अनिश्चित काल तक चल सकता है, जब तक दोस्तों राष्ट्रपति इसको समाप्त नहीं करेंगे दोस्तों। तो इतनी सारी बातें आपको पता मेरे भाई होनी चाहिए। देखिए आगे आपका है एक पॉइंट दोस्तों, इसको थोड़ा देख लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर एक मिनट मेरे भाई, आगे देखिए, आगे आपका है क्या, यहाँ पर यहाँ लिखा है कि राष्ट्रपति जी के बारे में, उनके परामर्श शक्ति के बारे में लिखा है कि राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर दोस्तों, जो क्या है सार्वजनिक दोस्तों महत्व के इंपॉर्टेंट बातें हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों, उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन दोस्तों परामर्श ले सकते हैं। लेकिन वो परामर्श माने या दोस्तों न माने वो बाध्य नहीं है, उसको क्या आपके उनके दोस्तों बाध्यता नहीं है। ये बातें याद रखिएगा, वो बाध्य दोस्तों आपके नहीं है, कौन राष्ट्रपति दोस्तों, जैसे राष्ट्रपति जी बाध्य नहीं है। अब ये सिचुएशन सर कभी बना था, तो बिल्कुल बना है। जब दोस्तों राम जन्मभूमि का विवाद जब आया था दोस्तों, तो उस समय दोस्तों राष्ट्रपति जी क्या कहते, सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों राय अपनी मांगे थे दोस्तों। तो आर्टिकल पूछे 143 में क्या है, तो दोस्तों राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति है, वो सुप्रीम कोर्ट पे क्या कर सकते हैं, परामर्श मांग सकते हैं। अब परामर्श देना दोस्तों क्या उनका काम है, लेकिन मानना ना मानना दोस्तों क्या है, तो ये राष्ट्रपति जी पे निर्भर करता है, ठीक है। अभी देखिए अभी हमारा चैप्टर दोस्तों, अभी क्लास तो लंबा हो गया, लेकिन अभी हमें बताना बहुत कुछ था। देखिए अभी देखिए क्या क्या बचा हुआ है, राष्ट्रपति जी का वीटो पावर बचा हुआ है, वीटो पावर उससे बचा हुआ है राष्ट्रपति जी का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हाँ देखिए बहुत सारा है, तो क्लास उससे 1 घंटा से ऊपर हो गया, तो थोड़ा सा इसको हम रोक देते हैं, ताकि लंबा क्लास आप देखते भी नहीं है, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो आपका कम से कम दोस्तों 1 घंटा 40 मिनट का दोस्तों हो ही जाएगा। कभी राष्ट्रपति जी के बारे में, सबके बारे में बताना भी है, तो हम ही नहीं सोचेंगे जल्दी से आपको निकाल दें, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम नेक्स्ट क्लास करेंगे दोस्तों, कहाँ से, आपका वीटो पावर से। क्या करेंगे दोस्तों, आपका ये वीटो पावर जो है मेरे भाई, यहाँ से हम लोग अगला दोस्तों क्लास करेंगे। तो ये क्लास दोस्तों कैसा लग रहा है आपको, हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये बहुत कुछ जानने के लिए मिला कि नहीं मिला। अभी देखिए आर्टिकल बताना बाकी है, तो आर्टिकल तो अगले क्लास में आपको हम बता देंगे पूरा लाइन से, इस तो बताएं बीच बीच में, लेकिन लाइन से दोस्तों आपको हम बता देंगे, ताकि दोस्तों आपको रिकॉल हो जाए कि यहाँ पर सर यहाँ पर ये बताएं, ठीक नहीं। जैसे 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 दोस्तों, 61 में, 62 में, फिर आपका दोस्तों जो राष्ट्रपति का अलग अलग अनुच्छेद 108 हो गया, 123 मेरे भाई हो गया, ठीक है। तो सबके बारे में सब आपको एक बार रिकॉल कर देंगे, जो आपके राष्ट्रपति जी से संबंधित है मेरे भाई। बाकी आपको क्या करना है, क्लास से पसंद आ रहा है तो कम से कम अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को मेरे भाई क्या करना है, शेयर कर दीजिए, ताकि उनको पता चल सके कि लूफेंड पढ़ करके भी हम सिलेक्शन ले सकते हैं। हम 10 तरह की किताब नहीं पढ़ेंगे, बस एक किताब पढ़ेंगे, लेकिन हम तौर तरीका बदल करके पढ़ेंगे। जैसा बता रहे हैं सर मानसिकता बदलने की, कि कैसे हम पढ़ें, तो उस तरह से आप पढ़िए, कोई दिक्कत परेशानी मेरे बहने, कोई एग्जाम दीजिए आप दोस्तों बिहार प्रकार के अंतर्गत, आसानी से रिजल्ट आपका आएगा, ठीक है। आसानी से आप रिजल्ट लाएंगे, कोई भी प्रश्न से आपको फंसेगा नहीं, क्योंकि तौर तरीका आप समझ रहे हैं कैसे आपको पढ़ना है लूफेंट को दोस्तों। बस सिंपल तरीके से रटना नहीं है, रटना नहीं है, ये काम आपको करना है। वो 3 किताब के बारे में बताएं, वो देखिए 3 किताब हम रखे भी हैं, देखिए यहाँ पर दिखा दे 3 किताब, जो कि 3 किताब की जो बात करते हैं, ये 3 किताब देखिए यहाँ पर आपको, ये हाँ ये 3 किताब है दोस्तों आपका। ये लूफेंट दोस्तों आपको ब्लू वाली लूफेंट लेना है। ये दोस्तों एक करंट अफेयर एसपीडी का दोस्तों लेना है, और इंडिया का ये तथ्य संग्रह से बिहार स्पेशल के लिए। ये 3 किताब जिस बच्चे ने अच्छे से कमांड कर लिया मेरा भाई, उसको बिहार पुलिस, बिहार एसआई, कोई एग्जाम दोस्तों आपका हो रहा है बिहार सरकार के अंतर्गत, उसमें तो सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है, टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। बस खाली एग्जाम का आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बस खाली दोस्तों क्या करना, सही सही आपको गोला भरना है, अपना रोल नंबर भरना है, उसमें दोस्तों कुछ कटौती नहीं होना चाहिए। उसमें अगर कर दीजिएगा तो दिक्कत दोस्तों हो जाएगा, फिर आप बोलिएगा सर हम तो ये पूरा अच्छे से पढ़ के गए थे, फिर मेरा रिजल्ट नहीं आया, इतना हम सही किए थे। तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। बाकी में तैयारी भी अच्छे से करते रहिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम मेरे भाई ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने से एक फायदा होगा कि वहाँ पर चल रहा है क्यूज, वहाँ पर क्या चल रहा है मेरा आपका क्यूज हम चला रहे हैं एडीओ एग्जाम को लेकर के मेरे भाई, और बहुत सारी जानकारी से आपको वहाँ पर अपडेट करते रहते हैं, जो भी दोस्तों हमारे देश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या बिहार के अंतर्गत जो भी काम हो रहे हैं, तो उस पर दोस्तों आपको हम सूचित करते रहते हैं कि देखिए यहाँ पर ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो ज्वाइन करने से तो आपको एक फायदा होगा, और इसका लिंक दोस्तों हम दे देंगे कमेंट बॉक्स में, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मेरे भाई अच्छे से रहिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमें पर्सनल भी दोस्तों मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद मेरे भाई।